तब तक मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। अ, हम लोगों ने 2017 से ये काम शुरू किया जहाँ पर अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया की शुरुआत हुई। उससे पहले मैं खुद ही स्टडी करती थी और मुझे पर्यावरण से बहुत लगाव है। इसकी शुरुआत कह लीजिए कि मेरे को बचपन से ही मिली। मेरे पिताजी एक फार्मर थे। मतलब फार्मर होने के बावजूद वो शहर में आके उन्होंने नौकरी की, लेकिन उस जो उनके अंदर का फार्मर था, वो हमेशा ही ज़िंदा रहा। तो हमेशा वो जितना भी हमारे पास किचन गार्डन, क्योंकि पहले आज से 20-25 साल पहले ओपन एरिया बहुत होता था, तो हमारे पास बहुत बड़ा किचन गार्डन था, जहाँ पर हम हर तरह की सब्जियाँ और हर तरह के फल मेरे पिताजी उगाया करते थे। और शौक के तौर पर हम भी उनके साथ खेत जोतना है, घास निराई करना बोलते हैं उसको, तो निराई करना है, बीज बोना है, क्यारियाँ बनाना है, पानी देना है, तो ये सब हम लोग करते थे और उसमें हम लोग एक अलग ही एन्जॉयमेंट था। मतलब उस टाइम शायद मुझे ये पता भी नहीं था कि हम ये जो चीज़ एन्जॉय कर रहे हैं, ये कितनी वैल्यूएबल है हमारे लिए। होता गया, शहर बनते गए, जगह छोटी होती गई और उसके बाद मेरे पिताजी जब रिटायर हुए अपनी सर्विस से, तो हम एक बहुत बड़े मकान में आ गए। मकान तो बड़ा था लेकिन किचन गार्डन छोटा हो गया। किचन गार्डन जब छोटा हो गया तो हम लोगों को उस चीज़ की वैल्यू पता चली कि जो हम फ्रेश सब्जियाँ खा रहे थे, मतलब हम लोग अपने किचन गार्डन के सामने खड़े होके सोचते थे आज कौन-सा फ्रूट या कौन-सी सब्जियाँ तोड़ के घर में बननी है। इतना फ्रेश हम लोगों ने खाया है और सोचिए कि घर में ही जब उगता था तो वो कितने ही ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता था और कितने अच्छे तरीके से, मतलब एक मेरे पिताजी की एक छोटी बात मुझे याद आती है। हमारे घर में जब मटर लगाई जाती थी, तो बबूल होता है, बबूल के काँटे लगभग 1 इंच लंबे होते हैं। तो चिड़िया ना लगें तो उसके ऊपर बबूल के काँटे वो रख देते थे कि मटर खा जाती थी। देखिए हम लोग दोपहर में क्या करते थे, खाना खाने के बाद वो मटर तोड़ के जब आती थी फलियाँ, तो हम तोड़ के खा जाते थे। मेरे पिताजी कहते थे मैं बाहर की चिड़ियों से तो मटर को बचा लेता हूँ, लेकिन मेरी घर की चिड़िया नहीं छोड़ती हैं। तो ये एक मतलब प्रकृति के साथ हम लोग इस तरह से जीवन जिया। उसके बाद जब मुंबई में आ गए तो एकदम कंक्रीट जंगल, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ तो जो और शहरों में थोड़ा बहुता फ्रेश मिल भी जाता है, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है। फिर लगा चलो शुरुआत करते हैं कहीं से। तो छोटी-सी बालकनी भी नहीं थी, एक होता है ना विंडो विंडो ग्रिल में हम लोगों ने थोड़ा बहुता उगाना शुरू किया और सोसाइटी को ऑब्जेक्शन आ गया कि सोसाइटी गंदी हो रही है, मिट्टी नीचे गिरती है, पानी आता है और ये सब हटा दीजिए। हटाने को तो हटा दिया लेकिन वो मन में एक एक बहुत बोझ-सा आने लगा कि ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और बस इसी विचार ने अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया की शुरुआत की। फिर हम लोग इसको स्टडी करने लगे कि कैसे कर सकते हैं। वहाँ से कंपोस्टिंग स्टार्ट की, रूफटॉप गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की कि ये तो सबके लिए अच्छा है, बिल्डिंग्स के लिए भी अच्छा है। इवन अल्ट्रावायलेट रेज़ को जो है ना वो बिल्डिंग से आने में रोकता है और टेम्परेचर कम करता है। तो वो लोगों को लगा कि शायद नहीं मालूम है, बताना चाहिए। बताएँगे तो शायद ये बदलाव आ जाएगा। और बस यहीं से बस लगे रहे और आज तक चक ये काम कर रहे हैं। और लगता है कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है कि पर्यावरण के प्रति थोड़े से भी जागरूक हैं, तो क्यों ना उनका एक टीम बनाया जाए। क्योंकि जब क्राइम होता है ना, तो हर एक छोटे से छोटा क्रिमिनल एक गैंग बनाता है। क्यों ना एक गैंग बनाई जाए कि जहाँ पर सब अच्छे विचारों वाले लोग जुड़ें और उस चीज़ को शेयर करें और आगे बढ़ाएँ। तो ये एक विचार था अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया का जिसके लिए हम अ, अभी तक कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने जुलाई में स्वावलंबन का ताना-बाना के नाम से एक कार्यशाला रखी थी। वेबिनार थे मेनली तो, जिसमें हम लोगों ने देश भर के जितने भी विशेषज्ञ थे, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी जो दिनचर्या है, हम दिनचर्या में अपने अगर देखें तो अलग-अलग तरह के काम करते हैं। हम लोग लोगों से इंटरैक्ट होते हैं, हम लोग घर में काम करते हैं,
खेती बाड़ी अगर नहीं भी है, किचन गार्डनिंग में थोड़ा तो टाइम स्पेंड करते हैं। पेड़ पौधे सभी को पसंद है, खाना खाते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। शिक्षा का भी हमारे जीवन में महत्व है। तो ये सारी चीजें एक दिनचर्या में शामिल है, और इन सभी चीजों में अगर हम लोग सस्टेनेबिलिटी को खोजने लगे तो कहीं ना कहीं हर एक दिनचर्या के हर एक पहलू में वो सस्टेनेबिलिटी समाई हुई है, कहीं ना कहीं वो पर्यावरण से जुड़ी हुई। तो हमने हर एक पहलुओं को उठाने की कोशिश की, और उसको देखते हुए हम लोगों ने 9 विषयों को चुना था। और उसमें जो हमारे को निकल के आया कि प्रकृति के बिना हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं। जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है, हम प्रकृति के अंदर हमारा समाज, और समाज के अंदर हम, उस समाज के अंदर हमारे आर्थिक और सामाजिक, शैक्षिक सारे रिलेशनशिप चलते रहते हैं, लेकिन उनका जो आधार है वो पर्यावरण। हम लोग कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, कहने के लिए तो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मानव विकास का अगर स्तर देखा जाए तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ओबेसिटी, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोगों को परेशान नहीं कर रही। कोविड काल में हम लोगों ने उस चीज को समझा है कि इम्यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं भोजन खराब हो रहा है। भोजन खराब हुआ क्योंकि एनवायरनमेंट में हम लोगों ने बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड और ये सब सारी चीजों को यूज किया है। और इन सब चीजों का अब हमें विरोध भी करना है और एक डिमांड भी क्रिएट करनी है, क्योंकि सिर्फ विरोध करने से नहीं होगा। अगर हम डिमांड क्रिएट करेंगे तो ही उसकी आगे लोगों को पता चलेगा। जो लोग काम कर रहे हैं, किसान हैं, उनको पता चलेगा कि हाँ, ये डिमांड आ रही है, तो अगर हम ये चीज उगाएंगे, इस तरीके से उगाएंगे, तो वो चीज हमें कुछ इनकम देगी। और जहां पर लोगों की इनकम होती है, इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं आर्थिक पहलू इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। बहुत लोगों का इस मामले में ये भी प्रश्न आया कि ऑर्गेनिक चीजें बहुत महंगी होती हैं। हमने उस चीजों को भी समझने की कोशिश की। तो उसमें हम लोगों ने यही समझा कि या तो किसान के पास ना बेचने की जगह नहीं होती है, तो वो क्या करता है कि जितना बिक रहा है उसी में उस चीज की कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करता है। इसलिए उसके अगर प्रोडक्शन कम है, उसकी कंजम्पशन कम है, तो वो जितना भी प्रोडक्ट बेच रहा है उसका आधे से ज्यादा खराब हो जाता है। तो वो उसकी कॉस्ट को ज्यादा कर देता है। अगर हम लोगों डिमांड क्रिएट करेंगे, ज्यादा कंजम्पशन होगा, ज्यादा इसका प्रोडक्शन होगा, तो धीरे धीरे ये कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी हैं, जिस तरह से पर्यावरण को या हम लोग ऑर्गेनिक चीजों को, इको फ्रेंडली चीजों को अपना सकें, उतना हम समाज के लिए, खुद के लिए और इस पर्यावरण के लिए सहयोग कर सकते हैं और इसको सुधार सकते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं काफी जागरूक हैं। तो एक ये बताने का उद्देश्य भी यही था कि आप लोगों से अपील है कि जो भी आप जितनी स्वदेशी चीजें हैं, स्वदेशी मतलब लोकल कहने का मतलब है मेरा, कि लोकल जो चीजें होती हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए। लोकल के साथ जब जाते हैं तो आपके आसपास का जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर होती है, और पर्यावरण के हिसाब से भी वो चीजें अच्छी रहती हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, और इको फ्रेंडली चीजों को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का कल परिचय हो चुका था, हमारे बीच में जो धारा ठक्कर जी हैं, उन्होंने बटरफ्लाई गार्डन डिजाइनिंग में विशेषज्ञता हासिल की है। उन्होंने सिर्फ तितलियों से प्यार नहीं किया, उनका संरक्षण भी किया है। तो आज हम इसी कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए उनसे जानेंगे कि कैसे हम तितलियों को अपने गार्डन में उनका पालन कर सकते हैं। धारा जी, ओवर टू यू, आप इसका संचालन कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला को लेकर। तो कितने लोग एक्साइटेड है आज के सेशन को लेकर? हम सभी एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। ओके ओके ओके। तो आज का थोड़ा सा सेशन लंबा भी होगा। मैं चाहती हूँ कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊँ। ये देखिए, सारी जो तितलियां आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे,
ये सारे मेरे छोटे से बालकनी, जैसे कीर्ति जी ने बताया, मुंबई में छोटी सी बालकनी होती है, बालकनी भी नहीं, ग्रिल होती है। तो मैं छोटी सी मेरी 2 बाई 4 फीट की एक छोटी सी बालकनी थी, उसमें ये सारा कमाल हुआ है। तो मैं अभी आपके साथ थोड़ा सा मेरा स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि बटरफ्लाईज मेरे जीवन में कैसे आए। थोड़ा सा मैं आपको एक झलक देती हूँ इसकी। इसकी शुरुआत 2012 में हुई है, और जैसे कीर्ति जी को ये थॉट था, नेचुरल चीजों से लगाव था, बचपन में करते आ रहे थे, और फिर एक मुंबई में आने के बाद उनको वो महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ है, मैं पली बड़ी मुंबई में ही हूँ। और लेकिन मुझे बचपन से नेचुरल चीजों का बहुत शौक था। तो कुछ भी हो तो नेचुरल होना चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए उसमें। तो मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी कि मुझे अपना खाना खुद उगाना है। यानी मैं जो भी खाऊं, मैं चाहती थी कि मैं खुद उगाऊं और खुद खाऊं। लेकिन आप जान ही रहे हैं, मुंबई में पॉसिबल है नहीं, जगह है नहीं। तो जैसे हम गेहूं चावल, जब बड़ा क्रॉप कोई मैं उगा नहीं सकती, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं नहीं उगा सकती तो और क्या मैं उगा सकती हूँ। तो फिर मैंने शुरुआत की हर्ब्स से, जैसे पुदीना हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, नींबू हो गया, धनिया हो गया। तो आप ये फोटो में देख रहे, देखिए कड़ी पत्ता है, ये छोटे छोटे बॉटल्स के, ये जो है ये सारे नींबू के पत्ते हैं, ये वीट ग्रास है। तो एक मैंने एक हर्बल गार्डन करना शुरू कर दिया। तो आप देख रही है मुंबई ये कंक्रीट जंगल है, तो इसके कारण वो मुझे उस तरह मुझे ग्रो करना पड़ा। ये देख रहे हैं आप, मैंने छोटे छोटे पौधों से मैंने शुरू कर दिया। और ये करने के बाद मुझे समझ में आया कि स्वस्थ पौधे के लिए खाद बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छा एक स्वस्थ पौधा चाहिए और उसमें से हार्वेस्ट चाहिए, तो उसमें खाद होना बहुत जरूरी है। तो मैंने उसके बाद एक कंपोस्टिंग सीखा कि हम कैसे उसको अच्छा खाद घर में ही बना सकते हैं। तो ये वानी मुट्टी जी है, बैंगलोर से बिलोंग करती है, इनका नाम, ये कंपोस्टिंग क्वीन से जानी जाती है और बहुत फेमस है। तो इनके चरित्र ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो ये सारा कुछ जो कर रही थी वो मैं करना चाहती थी। जैसे वो छत पे बागबानी कर रही थी, सब्जियां उगा रही थी, कंपोस्ट बना रही थी, और वेस्ट सेग्रीगेट कर रही थी, और तितलियां भी पाल रही थी। तो ये मुझे इनका चरित्र बहुत प्रभावित किया, और मैं ये सब कुछ करना चाहती थी। तो इनको देखकर मैंने ये कंपोस्टिंग सीखा, और मैं बहुत ही अच्छा खाद बनाना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप खाद के बाद देखिए ये मेरे गार्डन में क्या शान आ गई। सब फूल पौधे आप देखिए, क्या उनका क्वालिटी देखिए, उनकी हेल्थ देखिए, इतने सुंदर फूल आने लगे। और उसके बाद जब मैंने गार्डनिंग ये शुरू की, तो उस दौरान मेरे यहाँ चिड़िया बहुत आने लगी थी, और चिड़िया मेरा प्रिय पक्षी है। तो चिड़ियों को मैं दाना डालती थी, और पानी रखती थी, बर्ड बात रखती थी। तो बट उनकी संख्या घट रही थी धीरे धीरे। तो मैंने इस पे रिसर्च किया कि ऐसी क्या चीज है कि इनके संख्या में घटाव आ रहा है। देखिए आप, जैसे पानी में तो चिड़िया नहाती है, वैसे ही मिट्टी में भी नहाती है, इसको डस्ट बाथ बोलते हैं। तो उनके पंखों में जो परजीवी होते हैं वो ये डस्ट से निकल जाते हैं, उस तरह अपने वो बॉडी को साफ करते हैं। तो चिड़िया मैंने पता किया कि क्या रीजन है इनके घटने का। तो सबसे पहले तो हम हमारे आप आज से 20-30 साल पहले देखेंगे, तो हम किराना स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर में ऐसे खुला अनाज मिलता था, और आज के जमाने में आप देखेंगे तो ये हाल है। तो सारा पैक फूड होता है, कुछ खुला नहीं होता। तो पहले जब खुला मिलता था, तो जो जो दाने गिर जाते थे वही उनका खाना होता था। और पहले के घर आप देखेंगे तो वो एक टेराकोटा वाला टाइल होती है, जो उसको कवली घर बोलते हैं। तो वो घर रहते थे, तो उसमें वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, उसमें वो अपना घर बना लेते थे। तो अब टावर्स बनने के कारण वो भी उनका हैबिटेट छिन गया, तो खाना भी गया, रहना भी गया। तो अब क्या करें। तो मेरे यहाँ ये राइस फीडर है। तो दशहरा में, शायद मुंबई में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे कि दशहरा में जो ये दरवाजे पे तोरण लगाते हैं, ये उस चीज का होता है, धान का होता है। तो ये चिड़ियों को बहुत पसंद है, तो मैं ये ले आई थी। और ये बहुत प्यार से खाती थी।
तो मैंने सोचा कि चलो हम दाना और पानी तो दे रहे हैं, तो हम अभी इसकी घर की व्यवस्था करते हैं। तो मैं ढूंढने लगी इस चिड़ियों के लिए कुछ अच्छा घर मिल जाए, बट मैं प्लास्टिक नहीं चाहती थी, मैं कुछ नेचुरल चाहती थी। तो इस दौरान मेरी मुलाकात बहुत ही मेरी प्यारी आज दोस्त है अरुंधति मात्रे से हुई। और उनका एक एनजीओ है जो बर्ड फीडर और शेल्टर पे काम कर रहा था, ऑलरेडी कर रहा था। और वो बाम्बू क्ले और कोकोनट से वो फीडर और शेल्टर बनाते थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और फिर वो मेरा पूरा जीवन जैसे बदल गया। मैं उनकी एनजीओ से जुड़ के फिर मैंने काम करना शुरू किया, और पहले तो मैं बटरफ्लाई कर रही थी, लेकिन उनके मिलने के बाद उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी एक बुक, बटरफ्लाईज ऑफ मुंबई। तो वो रास्ते खोल दिए मेरे बटरफ्लाइंग के लिए। तो उसके बाद मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला कि और भी स्पीशीज होती है बटरफ्लाईज की, और और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जो आप लगा सकते हैं, जो आपके घर में बटरफ्लाई आएंगे। फिर तो मुझे एक जुनून सा हो गया था कि मेरे पास हर पेड़ होना चाहिए था। मैं जंगल जाके भी खोज कर ले आती थी कि ये पेड़ है तो ये तितली आ जाएगी। तो आ, इस तरह ये मेरा तितलियों से इंटरेक्शन शुरू हुआ। और फिर इनके साथ हम लोग ने बहुत सारा काम किया, वर्कशॉप लेते थे बच्चों के लिए, बटरफ्लाईज के लिए, बर्ड्स के लिए। तो इस तरह हमने काफी सारा काम ये इन जीवों के लिए किया। तो कल हमारी श्रृंखला आधी रह गई थी, आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं लाइफ साइकिल में। तो किसी ने कल पूछा था कि तितलियों के पंख कैसे बनते हैं, तो आज उनका जवाब आज मिल जाएगा। तो कोई मुझे बताएगा, कल बताया था कि लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस में होता है बटरफ्लाई का, तितली का? 4। राइट राइट। तो सबसे पहला स्टेज कौन सा है, बताएगा कोई? एग। राइट, एग। तो ये देखिए, ये तितलियों के अंडे हैं, और हर तितली की अपनी विशेषता है, और हर तितली का एग का कलर, साइज, शेप अलग होता है, और उनका होस्ट प्लांट भी अलग है। तो आप पहला ये पिक्चर देख रहे हैं, ये टॉनी कोस्टर बटरफ्लाई है, जो देखिए ए कॉलोनी ऑफ एग्स देते हैं, मतलब एक अंडा नहीं दे रही है, वो एक साथ ढेर सारे अंडे देती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि ये एक अंडा नहीं ढेर सारे अंडे देती है? क्योंकि वो सर्वाइवल रेट कम होता है, इसलिए ज्यादा अंडे देती है। ओके। और बीच वाला आप देखिए, कॉमन मोहम्मद का एक अंडा है, और ये बहुत ही जूम की हुई पिक्चर है। आप अंडा देखेंगे तो राई के दाने के बराबर होता है, उससे भी छोटा होता है इनफैक्ट। और तीसरा वाला आप देखेंगे तो कॉमन ग्रास येलो का एग है। और ये हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो देखेंगे जिसमें रेड पियारो, शायद नेहा जी ने कल पोस्ट किया था रेड पियारो के बारे में। तो आज हम देखेंगे वो कैसे अंडा देती है। आप ये वीडियो में उस देख पाएंगे कि वो कैसे एग ले करती है। तो ये मेरी 2 फुट की छोटी सी बालकनी में आते थे। देखिए, ये वहां की वीडियो है। जब भी आते थे तो वो मुझे एक्साइटमेंट होती थी कि अब कुछ तो एक्शन होने वाला है। तो मेरा हमेशा मोबाइल कैमरा रेडी होता था, और मेरे पास तभी मोबाइल इतना अच्छा नहीं था, तो मेरे पास डीजे कैम रहता था, छोटा सा आता था। आप देख पा रहे हैं, उसने एग ले किया, और ये ग्रीनिश कलर का पिस्ता कलर का ये एग है। और ये देखिए, विंग्स फ्लैप ऐसे रगड़ना, ये उसका टिपिकल बिहेवियर है रेड पियारो बटरफ्लाईज का। वो हमेशा अपना विंग्स रगड़ते हैं। तो आपने देखा कैसे वो अंडा देते हैं। तो ये सिंगल अंडा दे रही है। तो अब हम दूसरे स्टेज पे आते हैं। एग के बाद सेकेंड स्टेज होता है कैटरपिलर। तो आप देखिए, ये कैटरपिलर कैसे एग शेल से बाहर आ रहा है, और कोई बताएगा ये क्या कर रहा है अभी? कि दोनों कैटरपिलर कुछ तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई बता पाएगा? अपने ही शेल को खा रहे हैं फॉर न्यूट्रिशन, मे बी। या राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। उसमें काफी सारा न्यूट्रिएंट होता है जो उनको फायदा करता है, और प्लस और एक रीजन इसमें ये है, अपने निशान मिटाना कि यहाँ कुछ नहीं था।
तो शिकारियों से बचने के लिए यानी वो पूरा साफ हो जाता है और फिर वो पूरे पेड़ पे घूमते हैं, तो आपको नामो निशान नहीं मिलेगा कि यहाँ कोई कैटरपिलर का यानी बटरफ्लाई का एग था। सो वो ये उनका फर्स्ट फूड होता है आफ्टर हैचिंग। ये देखिए आप टॉनी फोस्टर के जो आपने जो देखे थे, जो बहुत सारा कॉलोनीज ऑफ एग थे, ये वही पत्ता है। उसी में से देखिए ये बच्चे बाहर निकले हैं, कुछ एग्स है और कुछ कैटरपिलर्स है। तो देखिए अब उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है। और ये देखिए ये प्लेन टाइगर का कैटरपिलर है और इसमें आपको दिखाई दे रहा है, कल मैंने बताया था प्रोलेग्स क्या होता है और रियल लेग्स कोई किसी को याद है? हाँ याद है। यस। हाँ, तो इसमें आप देख पा रहे हैं प्रोलेग्स और रियल लेग्स। हाँ Yes. दिख रहे हैं, आगे के जो It हैं वो should be प्रोलेग्स हैं और पीछे Yes. के रियल लेग्स हैं। नहीं आगे यहाँ आगे के ट्रू लेग्स हैं, आगे या, वाले या। ट्रू लेग्स हैं, 3 इधर दिख रहे हैं, 3 उधर हाँ, होंगे हाँ, और ये हाँ, पीछे वाले प्रो लेग्स हैं जो कि Yes. कैटरपिलर के साथ खत्म हो जाएंगे। ओके ओके। यस एब्सोल्युटली राइट। तो अब आपको कभी भी कैटरपिलर देखेंगे तो आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये वीडियो है। हाँ, तो अब और कल मैंने बताया था कि जैसे हम बड़े होते हैं तो कैटरपिलर्स बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंस्टार के बारे में कोई बताएगा? मैंने कल बताया था इंस्टार किसे कहते हैं। अच्छा ठीक है। वो अपनी तो स्किन को शेड करते हैं और इस प्रोसेस को इंस्टार बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये देखिए ये 2 कैटरपिलर्स, आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों अलग कैटरपिलर्स हैं, तो नहीं, ये एक ही कैटरपिलर है। ये देखिए ये पहले फर्स्ट या सेकेंड इंस्टार में है और उसके बाद ये स्किन शेड करने के बाद ये इसका थर्ड या फोर्थ इंस्टार देखिए, इसकी पूरी शख्सियत बदल गई, ये पूरा एकदम हरे रंग का हो गया। तो आप अगर पत्ते बटरफ्लाई रेयरिंग कर रहे हैं, कैटरपिलर्स रखे हुए घर में, और आपको एक दिन सुबह आप डब्बा खोले और देखिए एकदम नया सा हरा रंग का कैटरपिलर आ गया, तो आपको लगेगा कि कोई और आ गया। नहीं, ये वही है, बट सिर्फ अपना रूप बदल दिया है। तो अब हम देखेंगे कैटरपिलर्स कैसे खाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप जान पाएंगे कि कल जैसे मैंने स्टोरी सुनाई थी ब्रह्मा जी की, तो एक ही दिन में वो अपने से 1000 गुना ज्यादा खाने की क्षमता रखते हैं। तो एक ही दिन में वो पूरा पेड़ साफ करने की क्षमता रखते हैं। तो ये देखिए नींबू के पत्ते खा रहे हैं, ये कॉमन मॉर्मोन नाम की तितली है और ये टॉनी फोस्टर का कैटरपिलर है जो बहुत सारे एग्स दिए हुए थे। ये वही कैटरपिलर है, देखिए उसका रंग बदल गया। हम इसी का प्यूपा बनते हुए आगे वीडियो देखेंगे। ये इसके सारे स्पाइक है। ये कॉमन बैंडेड ऑल का ये कैटरपिलर है, देखिए वो भी कैसे पत्ता खा रहे हैं जैसे कटर मशीन चल रही हो, टक 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 टक। उनकी स्पीड देखिए कितनी फास्ट है। तो आप जब डेयरिंग करेंगे तो आप ये सारा कुछ ये देख पाएंगे। देखिए कैसे ये प्लेन टाइगर का कैटरपिलर है, देखिए कटर मशीन चल रही है, वैसे वो खा रहा है और ये बहुत खूबसूरत दिखता है कैटरपिलर। तो नेहा जी ने जैसे कल डाला था रेड पियरो का बटरफ्लाई, देखिए रेड पियरो का बटरफ्लाई का होस्ट है ब्रायोफिल्म, जिसको मराठी में पानफुटी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और हिंदी में पत्थर चट्टा बोलते हैं, जो स्टोन के इश्यूज में काम आता है। ये कैटरपिलर मुझे पसंद है क्योंकि इसमें खासियत ये है कि ये पत्तों के अंदर घुस के ओके मैं सवाल लेती हूँ परिजीत का, पहले मैं बात कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये अंदर घुस के उसका रस पीता है और जैसे टनल के अंदर ट्रेन जा रही हो वैसे, और ये आप काला रंग का ये सब देख रहे हैं, ये सारा ये उसकी पॉटी है। तो इसका बहुत ही अलग तरीका है पूरे लाइफ साइकिल का। हाँ परीक जी बताइए क्या सवाल है आपका? परी जी आप अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं तो हम एंड सेशन के एंड में रख सकते हैं इनका सवाल। तो आगे बढ़ते हैं।
ये लाइम रेड बटरफ्लाई का कैटरपिलर है। और ये देखिए हमारा तीसरा स्टेज है प्यूपा। तो ये देखिए प्यूपा बनने से पहले अपने आप को ये एक जगह फिक्स कर लेता है और ये इस तरह अपने आप को मोड़ लेता है कर्व में। और ये आप ये देख पा रहे हैं, ये एक धागा बनाया हुआ है अपने आप को। वो एक ये सिल्क थ्रेड जैसा होता है, तो अपने आप को धागे से बांध लेता है, यानी वो बैलेंस उसका बिगड़े ना और वो कहीं गिरे ना, हिले ना। तो ये धागा भी वो खुद बनाता है, जैसे स्पाइडर्स स्पिन करते हैं उसी तरह ये कैटरपिलर्स भी इस तरह के धागा बना। तो इसके बाद ये मैंने जैसे कहा था टॉनी कोस्टर का कैटरपिलर, तो हम ये वीडियो देखेंगे। इसके बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं, उसको काफी कष्ट से गुजरना पड़ता है, उसको गोल 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 घूम के। ये देखिए सारे स्पाइक्स उसके निकल गए स्किन ऊपर की, और फिर वो एक ब्यूटीफुल प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हर कैटरपिलर को इस स्टेज से गुजरना पड़ता है जब वो प्यूपा बनता है। तो ये सारे उसके जो एक्स्ट्रा जो स्पाइक्स थे, हेयर्स थे, वो सारे वो निकल जाते हैं उसमें। ये देखिए प्लेन टाइगर का प्यूपा है, तो ये भी देखिए उसका सारा स्किन शेड हो गया और फिर ये सुंदर सा ये प्यूपा बन जाता है। जैसे ब्रह्मा जी का श्राप था कि पत्थर के बन जाओगे, तो ये वो स्टेज है जहाँ वो ना खाते हैं ना पीते हैं। और हर तितली का प्यूपा का स्टेज ड्यूरेशन अलग होता है, कोई 15 दिन, कोई उससे भी कम में 10 दिन में भी हो जाता है। तो उस हिसाब से फिर वो इसके अंदर फिर ये प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जो मुझे जादुई लगता है। जो एक जीव था जो रेंग रहा था, और ये प्रोसेस के बाद उसमें से एक सुंदर सी तितली निकलती है जो उड़ पाती। इसमें आप ये पिक्चर में आप क्लियरली देख पाएंगे वो धागे सिल्क के जो मैंने बताए थे। और इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे उसकी जो स्ट्रेंथ टेस्ट की गई है, वो आप एक स्टील से भी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ मानी गई है। तो ये देखिए ये बिल्कुल पत्थर जैसा दिख भी रहा है, आप इसको देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि ये उस तरह का हो गया है। तो ये अब है थर्ड स्टेज हमारा प्यूपा स्टेज। ठीक है, अब हम आखिरी स्टेज पे जाएंगे जो है, देखिए ये निकलने से पहले उसके आप अंदर के सारे हम देख सकते हैं कि देखिए उसके पंख डेवलप हो गए हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर का है, तो ये अपने आप में ये जादुई है, ये सच में नेचुरल ज्वेल्स है, कुदरत के नगीने हैं। तो ये अपने आप ये गोल्ड कलर डेवलप करते हैं। देखिए कितना अमेजिंग है बटरफ्लाईज। तो ये देखिए सारे उसके अंग, आपको कैसे पता चलेगा कि आप बटरफ्लाई निकलने वाला है? तो हमेशा आपका जो प्यूपा है वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा और उसमें ये सारे उसके अंग विंग्स दिखेंगे। तो आपको समझ जाना है कि हाँ अब आज ने तो 2-3 दिन में या कल सुबह उसका तितली उसमें से निकल जाएगी। तो हम एक देखते हैं तितली कैसे निकलती है, जिनका भी सवाल था। देखिए अब वो बहुत सुंदर सी वो कैटरपिलर अब ये तितली में बदल गई है। तो वो आशा करती हूँ आपका जवाब इसमें मिल गया होगा। देखिए ये प्यूपा था पियारो का, रेड पियारो का, और देखिए अब उसमें से क्या निकल रहा है। जब भी तितली निकलती है मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ आज भी कि क्या है, और मुझे मेरे बच्चे ही लगते हैं, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बच्चा समझ के उसको फिर रिलीज करती हूँ। और मुझे मेरे शांति दूत लगते हैं, यानी मैं चाहती हूँ कि ये हवा के साथ शांति और पीस और प्यार फैलाए। जैसे जैसे वो फ्लाई करे, जिस जिस चीज को छुए, जहाँ जहाँ जाए, पॉजिटिविटी फैलाए। तो मेरे शांति दूत है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये रेड पियारो का बटरफ्लाई कितना सुंदर तरीके से निकला। और आप एक चीज नोटिस की कि इसके पंख अभी मुड़े हुए हैं, क्योंकि वो अभी जस्ट निकला था ना। तो कुछ देर के बाद धूप में वो अपने विंग्स सुखाते हैं। आप देखिए आप विंग्स उसके प्रॉपर खुल चुके हैं और कुछ देर के बाद वो उड़ जाते हैं। तो ये अपने आप में एक जादुई अनुभव है।
शुरू कर देती है। उड़ उड़ अभी उड़ने के लिए स्थिति में नहीं है तो चलेगी। काफी चंचल है। तो देखिए चल रही है हाथ पर। और ये देखिए ये इसका पूरा लाइफ साइकिल, हमने अभी तक जो लाइफ साइकिल देखा आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। ये था एग था, फिर ये कैटरपिलर है, और फिर वो प्यूपा था, और उसी तरह इस तितली का नाम क्या बताया किसी ने? रेड पियारो। और इसका होस्ट है और इसका होस्ट है पैनफुटी ब्रायोफेदम जिसे बोलते हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि कैटरपिलर पत्ते खाते हैं और तितलियां क्या खाती है। कल मैंने आपको बताया था तितलियों का डाइट, लिक्विड डाइट, यस नेक्टर लेती है और लिक्विड डाइट होता है। तो हम देखते हैं कि देखिए अभी व्यस्त तितली प्यूपा में से निकली और अब हम उसका खाना देखते हैं कि वो कैसे खाती है। तो ये वीडियो में आप क्लियरली देख पाएंगे कि उसका लिक्विड डाइट होता है और ये कैसे पराग लेती है फूलों से। देखिए ये जो अंग था मैंने आपको बताया था, इसको प्रोबोसिस बोलते हैं, शायद लोगों को याद होगा, आप लोगों में से किसी को। तो ये देखिए कैसे वो हर एक फूल में प्रोबोसिस डाल डाल के रस ले रही है। ये भी मेरे घर की पिक्चर वीडियो है। और देखिए कैसे वो, जैसे हम नारियल पानी पीते हैं स्ट्रॉ से, वैसा ही बिल्कुल उसी तरह ये देखिए इसमें आप क्लियरली देख पाएंगे। और ये देखिए काफी लंबा है, तो वो क्या करते हैं फोल्ड करके रखते हैं। वैसे जनरली जब भी उनको फूल पे बैठती है तब उसे खोल लेते हैं। और इसकी शुरुआत में ये दो भागों में बटा होता है, जैसे सांप की जीभ कैसे दो हिस्सों में बटी होती है, तो प्रोबोसिस भी खुलता है तो दो हिस्सों में बटा होता है। आप इसमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि वो देखिए हर एक फूल में वो पराग लेने की कोशिश कर रही है। धारा जी किसी ने पूछा है ये कौन सा फूल है? ये कॉस्मोस का फूल है। मैं आपको सारी लिस्ट दूंगी जो आप गार्डन में लगाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप अपना एक छोटा सा गार्डन सेटअप करने योग्य हो जाए ये सेशन के बाद। मैं लिस्ट भी शेयर करूंगी। देखिए वो पूरा तक अंदर तक डाल दिया है उसने फूल के, आप देख पा रहे हैं। और ये बहुत प्यारी तितली है और बहुत बड़ी होती है, इसको एक टाइप बोलते हैं। और ये मुझे बहुत खुशी हुई थी जिस दिन ये आई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी तितली है। जनरली इन छोटे जगह पे नहीं आना पसंद करती। देखिए ये पूरा साइकिल है, जीवन चक्र है। एग हो गया, कैटरपिलर हो गया, और ये प्यूपा बनने का उसके पहले का ये स्टेज है। और फिर ये प्यूपा बना और उसके बाद ये प्यारी सी तितली उसमें से निकली। तो अब मुझे आशा करती हूँ कि लोगों को लाइफ साइकिल अच्छे से पता चल गया होगा तितलियों का। इसमें भी वही चीज है। देखिए एग है, कैटरपिलर है, और ये पिक्चर हमने पहले भी देखा था। और ये देखिए निकलने के पहले ये तितली भी देखिए कैसे ट्रांसपेरेंट हो गई, इसके सारे पंख दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसमें से ये प्यारी सी सुंदर सी तितली निकली है और इसका नाम है लाइम बटरफ्लाई। तो जैसे हमारे भारत में नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर है, तो किसी को आइडिया है कि हमारी राष्ट्रीय तितली भी है? कोई जानता है इसके बारे में? जेज़ेबेल ना? नहीं, नहीं। तो भारत की राष्ट्रीय तितली मुझे यस करेक्ट। कुछ नाम है, आई कांट रिकॉल। आधा आप सही बताए हैं। तो हमारे राष्ट्रीय तितली का नाम है ऑरेंज ओक लीफ बटरफ्लाई, क्योंकि केसरी है ना, हमारा ध्वज केसरी है, केसरी, और उसमें बीच में ब्लू है रंग है।
तो इसलिए ये देखिए ऑरेंज ओकली बटरफ्लाई ये हमारा राष्ट्रीय तितली है, और इसके लिए सर्वे किया गया था, पोलिंग की गई थी, पोल लिया गया था लोगों का। मैंने भी इसी को वोट किया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये तितली। और फिर लोगों का भारी मात्रा में इसको वोट मिले थे, उसके बाद ये राष्ट्रीय तितली घोषित की गई थी। तो अभी मुझे लगता है 2 साल पहले ही इसको घोषित किया है। और जो कॉमन मॉर्मन जो बता रहा था, उसके बारे में बताऊंगी कि महाराष्ट्र की स्टेट तितली है ब्लू मॉर्मन। मुझे लगता है महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी अपनी एक तितली है, बट मुझे लगता है सारे स्टेट में होनी चाहिए क्योंकि इतनी विविधता है हमारे भारत में। तो मुझे लगता है ये अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि हमारा नेशनल बटरफ्लाई ऑरेंज ओकलिफ है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य है बटरफ्लाई गार्डन बनाना। तो हम बटरफ्लाई गार्डन कहाँ कहाँ बना सकते हैं, तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया देती हूँ तो हम कहाँ कहाँ इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो बालकनी में हम बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी साइज हो उसकी, छोटी सी बालकनी हो या विंडो ग्रिल हो, उसमें भी आप कर सकते हैं। छोटी या बड़ी हो नो प्रॉब्लम, बालकनी में कर सकते हैं। और आप हायर फ्लोर्स पे भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है टावर्स में, बस आपके आसपास तितलियां आनी चाहिए, होनी चाहिए, तो जरूर आएंगी आपके। अगर आप हायर फ्लोर्स पे रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर किसी का किचन गार्डन हो, जैसे कीर्ति जी बताई, तो किचन गार्डन में ऑलरेडी सब्जियां उगा रहे हैं, तो साथ साथ में आप इसके भी पौधे लगा दीजिए, तो आपका एक सुंदर सा बटरफ्लाई गार्डन भी क्रिएट हो गया। या जैसे वैसे ही सेम किसी का टेरेस गार्डन है तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। फिर ये तो चलो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, हम अब मास लेवल पे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो हम स्कूल्स में कर सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है स्कूल में इंट्रोड्यूस करना, और हमने ये इसके साथ काम भी किया है स्कूल में। 2 स्कूल में मुंबई में हमने काम किया है, एक तो चिल्ड्रंस एकेडमी में किया है और श्री रविशंकर के स्कूल धारावी में किया गया है। वहां हम क्या करते हैं, बच्चों को ही इन्वॉल्व करते हैं कि आप पूरा बेड रेडी कीजिए, पौधे लगाइए, फिर उसको पानी देना, उसको खाद देना, उसकी प्रूनिंग करना, फिर उसको देखना कि उस पे तितलियां आ रही है कि नहीं। तो वो सारा कुछ हम बच्चों से ही करवाते हैं। जब आप खुद अपने हाथ से कोई चीज करते हैं तो आप उसका ज्यादा केयर करते हैं और ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। तो वो हमें स्कूल में इंट्रोड्यूस करना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर स्कूल के अलावा हम हॉस्पिटल्स में इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल्स में अगर ज्यादा स्पेस हो, बड़ी हॉस्पिटल है तो हम उसको वहां क्रिएट कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल में क्रिएट करने का फायदा क्या है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी दुख है, दर्द है, सफरिंग है, पेन है, ऑलरेडी पेशेंट बीमार है, वो स्ट्रेस में है। तो अगर उसके सामने नेचर है, एनवायरमेंट है, फूल है, तो वो थोड़ा एक काम डाउन करता है, रिलैक्सिंग करता है और जल्दी रिकवरी करने में भी मदद करता है। तो हॉस्पिटल्स में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इसको क्रिएट करना बड़े लेवल पे। दूसरा हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये मुंबई में तो ये बहुत आम है, यहाँ झारखंड में तो नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बट मेट्रोज में ये बहुत आम कॉन्सेप्ट है। तो अपने सोसाइटी का छोटा सा गार्डन होगा तो वहां आप ये क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ शाम में लोग बैठ सकते हैं या सुबह वॉक के लिए आ सकते हैं। तो ये सोसाइटीज के लिए बहुत अच्छा है। मैं सोसाइटी के सभी सेक्रेटरीज होते हैं जो उनको बहुत श्योर होती है, यहाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप जरूर इसको शामिल कीजिए अपनी सोसाइटी में। और नंबर 7 पे हम देखेंगे, इसको हम बैंक्स में भी कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी बैंक है और उनके पास स्पेस है तो वो वैल्यू एडिशन हो जाती है उनके बैंक की, कि वो नेचर को कंजर्व कर रहे हैं और ये काफी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट होता है। तो बैंक्स में भी हम इसको जरूर कर सकते हैं। और नंबर 8 आप देखेंगे, आश्चर्य होंगे, ये एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे भी ये कर सकते हैं हम। और मैं आगे आप एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि एक एयरपोर्ट ऐसा ही एक सुंदर एयरपोर्ट बना हुआ है तितलियों का पार्क के साथ। और नंबर 9 देखेंगे तो बड़े पार्क्स, जो बड़े लेवल के पार्क्स होते हैं जहाँ लोग जाते हैं रिलैक्स करने, एंजॉय करने, बच्चे खेलने जाते हैं,
तो वहां पर ये आप बटरफ्लाई पार्क बड़ा सा एक बना सकते हैं जहाँ लोग विजिट कर सकते हैं। और नंबर 10 देखेंगे तो होटल्स। तो जो लग्जरी होटल्स है जैसे ताज हो गया, और भी बहुत सारे जो लग्जरी होटल्स है, तो उनके पास स्पेस की कमी नहीं है ना पैसों की कमी है, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए। तो वो भी उनके लिए एक वैल्यू एडिशन होगा, और इस बहाने वो नेचर को अपने सर्विस के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है होटल्स में इंट्रोड्यूस करना। और नंबर 11 है वेलनेस सेंटर। तो हॉस्पिटल तो है ही, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है वेलनेस सेंटर, जैसे स्पा हो गया, पंचकर्मा ट्रीटमेंट वाला सेंटर हो गया, जहाँ सारा और क्लिनजिंग होता है बॉडी का, जैसे योगा सेंटर हो गया, ये सारे वेलनेस सेंटर के अंडर आते हैं। हीलिंग सेंटर हो गया, तो ये हीलिंग के साथ नेचर अगर मिल जाए तो पेशेंट बहुत जल्दी से रिकवर करता है। तो ये वेलनेस सेंटर में आप ये जरूर इसको बना सकते हैं बड़े लेवल पे। और नंबर 12 जॉगर्स पार्क। मैंने एक बोरीवली में भी एक जॉगर्स पार्क में मैंने ये कॉन्सेप्ट लागू किया था। तो आप जॉगर्स पार्क में भी इसको लगा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि आप सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं और पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, तितलियां हैं, तो वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब देता है। तो इन एरिया में आप बटरफ्लाई गार्डन बना सकते हैं। तो एक आपको एक झलक मिली कि आप बटरफ्लाई गार्डन कहाँ कहाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा था एयरपोर्ट पे गार्डन है, तो आप में से कोई सिंगापुर गया है? मैं नहीं गई हूँ, मुझे मौका मिले मैं जरूर यहाँ जाऊंगी जब भी मुझे मौका मिलेगा। तो अगर कोई नहीं गया है या अगर इन फ्यूचर किसी को जाने का मौका मिले, तो सिंगापुर में ये चैंगी एयरपोर्ट है, यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। और इसकी खास बात ये है कि ये तितलियों का बटरफ्लाई गार्डन बनाया हुआ है पूरे एयरपोर्ट में, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। और ये सारा एयरपोर्ट एनक्लोज्ड है, मतलब इसमें सारा टेम्परेचर मेंटेन है, और इसमें सारे विविध प्रकार की उनकी जो भी होस्ट प्लांट है, नेक्टर प्लांट है, वो सारे रखे गए हैं टेम्परेचर में। और इसको देखिए, ये एक तरह का ये फीडर हो गया, तितलियों को फल बहुत पसंद है, और ये फल का रस ले रही है उसमें, और ये फूल रखे हैं कुछ। तो ये सारा कुछ एंक्लोज्ड एक स्ट्रक्चर में बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। और ये सारी तितलियां आप जो देख रहे हैं ये भारतीय तितलियां हैं, क्योंकि सिंगापुर एशिया खंड में आता है, तो ये वहां का वातावरण उनके लिए अनुकूल है, प्लस ये सारे रेगुलेट टेम्परेचर में ये सब वनस्पतियां तितलियां रखी है, तो इसलिए उनको वो दिक्कत नहीं करता। तो वैसा ही एक पार्क दुबई में बना हुआ है। और ये बटरफ्लाई पार्क्स विदेशों में बहुत ज्यादा प्रचलित है ये कॉन्सेप्ट। इंडिया में अभी हाल फिलहाल थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, बट विदेशों में ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर कोई दुबई गया होगा या मौका मिलेगा उनको जाना, तो जरूर ये दुबई में ये बटरफ्लाई गार्डन को जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत ही सुंदर बनाया है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा बनाया है, और बच्चों और बड़ों को बहुत मजा आता है। तो ऐसे मौके मिले तो आप जरूर विजिट कीजिएगा। अब हम इसको बनाएं कैसे? तो सबसे पहला स्टेप है, आपके पास कितनी जगह है, बालकनी है या एकड़ ऑफ लैंड है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ऐसे मत सोचिएगा कि मेरे पास सिर्फ विंडो ग्रिल है बस और कुछ नहीं, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो स्पेस पहले आप कभी भी बटरफ्लाई गार्डन डिजाइन करते हैं तो आप अपनी पहले स्पेस डिसाइड कीजिए, हमें इतने एरिया में गार्डन बनाना है। ओके, फिर दूसरा हम सर्विस भी देते हैं, उसमें हम देखते हैं छोटा सा बालकनी गार्डन क्रिएट करने के लिए 100-200 स्क्वायर फीट का। तो उसमें करीब 20 दिन लग जाते हैं, और उससे थोड़ा बड़ा गार्डन होगा, तो उसमें जैसे जैसे गार्डन और एरिया बढ़ते जाएगा वैसे उसकी दिन बढ़ते जाएगी। देखिए 1 एकड़, और उसमें फिर हम इसको छोटे से लेकर बड़े लेवल तक एकर्स में जाएंगे। तो 1 एकड़ का फार्म अगर आप बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं तितलियों के गार्डन में, तो करीब 6 महीने लग जाते हैं, और उसको उतना ही उसका डबल है तो उसका थोड़ा सा डबल हो जाएगा।
और ये गार्डन अगर बड़े लेवल पे हम एकर्स में करते हैं तो हम डायरेक्ट उसका प्लांटेशन जमीन में करते हैं, तो हम जनरली उसमें मियावाकी मेथड यूज करते हैं। कोई जानता है मियावाकी मेथड क्या है प्लांटेशन का? मैम उसमें पेड़ इतने पास पास लगाए जाते हैं कि वॉकिंग की भी स्पेस नहीं रहती है और हर तरह की वनस्पति, एक मिक्स वनस्पति लगाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अकीरा मियावाकी एक बॉटनिस्ट है, जापान के हैं, और ये जापानीज मेथड है, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है जिससे आप बहुत ही कम समय में एक नेचुरल जंगल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि हम बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो हम बहुत साल वेट नहीं कर सकते, तो हमें ये पूरा प्रोजेक्ट हमें साल 2 साल में कंप्लीट करके देना होता है। तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट मेथड है मियावाकी मेथड, और ये 3 साल में ये बड़े लेवल का जो फार्म होता है वो सेल्फ सस्टेन हो जाता है। मतलब आपको फिर उसको जाके पानी देने की जरूरत नहीं है, ना कुछ और करने की जरूरत है, वो अपने आप नेचुरली वो सर्वाइव करता है, वो अपना हैबिटेट खुद बना लेता है। तो ये सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट मेथड है मियावाकी मेथड बड़ी जगह के लिए। और आप छोटे बालकनी में और उसमें क्रिएट कर रहे हैं तो आप गमलों में आसानी से पौधे लगा सकते हैं। तो अब हम आते हैं पौधों पर। तो जैसे हम पूरा लाइफ साइकिल देखे, कैटरपिलर से मिल लिए, यस तितली कैसे निकलती है मिल लिए, बट मेन इम्पोर्टेंट चीज है उसके पौधे। तो व्हाट इज होस्ट प्लांट? इस तितलियों को दो तरह के पौधे चाहिए। कैटरपिलर्स के लिए अलग पौधे होते हैं और अडल्ट बटरफ्लाई के लिए अलग पौधे होते हैं, तो दोनों की जरूरतें अलग है। तो होस्ट प्लांट है कैटरपिलर के लिए, वो कैटरपिलर का खाना है, और लेटर प्लांट है वो तितलियों को जो रस लिक्विड डाइट लेती है, रस पीती है, वो लेटर प्लांट वो उसके लिए लगता है। तो हम देखते हैं होस्ट प्लांट आप कौन से लगा सकते हैं, कॉमन लिस्ट हम देखते हैं, तो उससे वो तितलियां आपके यहाँ आ सकती हैं। तो सबसे पहला होस्ट प्लांट है कड़ी पत्ता। तो जिनके भी यहाँ कड़ी पत्ता नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कड़ी पत्ता जरूर लगाइए। अगर कड़ी पत्ता आप लगाते हैं तो ये 3 तरह की तितलियां आपके यहाँ आएगी, और ये हेल्थ बेनिफिट्स भी उसके ढेर सारे हैं। तो कड़ी पत्ता जरूर लगाइए अपने घर में। और अगर गार्डन है या विंडो सील है या आपका एकर्स में लैंड है तो कड़ी पत्ता इज कंपल्सरी। नंबर 2 पे है नींबू। अगर आप नींबू के पौधा लगाते हैं तो ये 5 तरह की तितली आपके घर आ सकती है, अट्रैक्ट करते हैं नींबू का पौधा। तो नींबू का पौधा जरूर लगाइए। और ये इसमें से सिर्फ ब्लू मॉर्मन छोड़ के बाकी सारी तितलियां मेरे यहाँ आई हुई है, और बहुत ही मजा आता था मुझे इनको रेयर करने में। और नींबू की मैं बात बताती हूँ, मेरे घर में जब भी नींबू कटता है मैं उसके बीज बिल्कुल नहीं डैमेज करती हूँ। आप जनरली नींबू आधा काट देते होंगे तो उसके बीज कट जाते होंगे बीज से, तो फिर वो नहीं, उसमें से पेड़ नहीं उगेगा। बट मैं काटती हूँ तो ऐसे बीज का हिस्सा छोड़ देती हूँ और फिर ऐसे निकालती हूँ तो उसके बीज रह जाते हैं। मैं मेक श्योर करती हूँ कि इसके बीज डैमेज ना हो। तो ये देखिए आप पहले पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मिट्टी में मैं डाल देती थी, ज्यादा एफर्ट नहीं लेती थी, बस बीज कलेक्ट किए, मिट्टी में डाल दिए। और आप ये नीचे का पिक्चर देखते हैं तो इसमें फिर छोटे छोटे पौधे निकल आते थे नींबू के, फिर मैं उसको अलग ट्रांसप्लांट कर देती थी। और वो मैं कुछ वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैं ये बॉटल्स को रिसाइकल कर देती थी। मेरे बगल में ही एक झुनखा वाखर का कॉर्नर था और वो डेली इतना सारा वेस्ट होता था उसके यहाँ, तो मुझे बहुत वो होता था, अरे इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, प्लास्टिक हो रहा है, इसका कुछ करना चाहिए। तो मैं उसके पास से उठा ले आती थी और फिर ये कट करके बॉटल्स बनाती थी और फिर लोगों को गिफ्ट भी करती थी। बट मेरे घर में थोड़ा चीड़ होती थी, अरे इसका जूठा होगा, कैसे होगा, या होगा। बट मैं उसको साफ करके मैं यूज कर लेती थी, मुझे इतना संकोच नहीं होती थी। बट किसी को इसमें से पौधा मिलेगा और ये उसमें से तितलियां आएंगी, मैं ये सोच के करती थी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने नींबू के पौधे भी बांटे कि आप भी लगाइए, आपके यहाँ तितली आएगी। और नंबर 3 का पौधा है, जैसे मैंने बताया, पत्थर चट्टा का पौधा है और इसको ब्रायोफाइलम बोलते हैं। और ये आप तीसरी पिक्चर में देख रहे हैं, ये पिक्चर आप देखिए, कमाल की चीज है। ये 9 फुट का पौधा है एक छोटे से गमले में। और इसका सीक्रेट ये है कि अगर आप स्वस्थ पौधे चाहते हैं तो उसके लिए धूप, खाद
वो सब पानी वो तो बहुत जरूरी है। बट मैं अपने घर में, मेरे घर में जितने भी पौधे हैं मैं उनको अपना सदस्य मानती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सबसे उठ के सबसे पहले मैं उनसे मिलने जाती हूँ और मैं उनसे बातें भी करती हूँ। और पानी डालते वक्त मैं उनसे प्यार से बात करती हूँ, आई लव यू और तुम खूब फूलो फलो। तो आप देखिए इसमें मैंने इस बगल वाले पिक्चर में आप देखिए जो 9 फुट का पौधा हो गया है ड्रायफलन का, उसमें मैंने खाद भी नहीं डाली है, सिर्फ पानी दिया है उसको। फिर भी आप ये देखिए कमाल उसमें, और वो पूरे बहार पे है और पूरा फ्लावरिंग हुआ है उसमें। तो आप ये कमाल देख सकते हैं। तो आप अपने पौधों से जरूर प्यार कीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। नंबर 4 पे है ये कृष्ण कमल। इसका फूल बहुत सुंदर होता है, इसको पैशन फ्लावर बोलते हैं और इसके बहुत ढेर सारे कलर्स आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। बट जनरली तितलियां अंडे देती हैं ये ब्लू वाले पे, और एक वाइल्ड कलर का सफेद रंग का कृष्ण कमल आता है जो आमतौर पे आपको रोड साइज मिल जाएगा। तो तितलियों को वो पसंद है, तो वो अगर आप लगाते हैं तो दिखने में तो है ही सुंदर, प्लस वो तितलियों को भी बहुत पसंद है, तो इसे जरूर लगाइए। और ये लती होती है, पेड़ नहीं होता, लती होती है। और ये पेड़ आप तो शायद जानते ही होंगे, आकमन का पेड़ है जिसको रुई बोलते हैं महाराष्ट्र में और मदार भी बोलते हैं। तो अगर आप ये लगाते हैं तो 3 तरह के तितलियां आपके यहाँ आकर्षित होती हैं। और ये मिल्कवीड बोलते हैं इसको। और ये जैसे मैंने कल बताया था कि किसी ने सवाल पूछा था ये जहरीली होती है क्या, या ये जहरीला होता है? नहीं, ये हमारे लिए जहरीला नहीं है, बट पक्षियों के लिए, लिजर्ड जो इनको खाता है इन तितलियों को, उनके लिए ये जहरीला होता है। तो इसलिए वो शिकारी इनको पसंद नहीं करते खाना। और नंबर 6 पे है कनेर का, ये भी एक मिल्क बीड ही है। और इसमें से ये देखिए कॉमन क्रो नाम का ये तितली, प्यारी सी तितली निकलती है। और क्रो जैसे क्यों कहा गया है कि क्या आप जान ही रहे हैं कि ये क्रो का, कौवे का रंग इससे मिलता जुलता है, इसलिए उसको ये नाम दिया गया है। तो आप कनेर भी लगा सकते हैं। और नंबर 7 पे है छुई मुई का पेड़। बहुत ही प्यारा होता है, थोड़ा कांटे होते हैं उसमें, तो आप उसको एक कॉर्नर में लगा सकते हैं साइड में। और इसके फूल बहुत प्यारे होते हैं, पिंक बॉल की तरह होते हैं। जब मैंने पहली बार लगाया था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इसका फ्लावरिंग कैसा होता है, तो ये कुछ दिसंबर के महीने में उसको फ्लावरिंग आना शुरू हो गया था। तो बहुत ही मुझे खुशी हुई थी। और मैं फोटोज लेके मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भेजा था, तो वो लोग भी मुझे बोले थे अरे वाह तेरे गार्डन में तो ये फूल भी खिल गया। और मुझे हमेशा एक्सपर्ट बोलते कि तुम्हारा ग्रीन हैंड है। तो मैं कुछ भी लगाती हूँ तो आज तक वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने लगाया और वो उगा नहीं हो। तो 100% रेट है जर्मिनेशन का, और मैंने उसका सीक्रेट आपको बता ही दिया क्या है। तो अगर आप ये लगाते हैं तो ये 2 तितलियां आपके पास आ सकती हैं। और ये मेरा एक प्रिय फूल है ये भी, और ये इसको गोल्डन चंपा बोलते हैं। अगर आप ये लगाते हैं तो आप वैसे भी आपकी शान बढ़ जाएगी गार्डन की। और आज शायद आपको नहीं पता होगा कि दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम इसी इनके फूलों से ही बनता है। और आप ये लगाते हैं तो 2 तरह की तितली ये आएगी। और इसका पेड़ काफी बड़ा होता है एक्चुअली, तो बट वो 2 फुट में मेरे एडजस्ट नहीं हो रहा था, फिर भी मेरी प्यारी बहन इसको ले आई ढूंढ के। और ये पेड़ कॉस्टली भी होता है, बाकी सब आपको पेड़ मिल जाएंगे नर्सरी से, मिल जाएंगे 50-100 रुपए में, 50 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। बट इसका पेड़ हम लोग ने 250 रुपए में खरीदा था उस टाइम पे। तो सबसे महंगा पेड़ था इसका और सबसे बड़ा भी होता है। फिर भी हमने, चलो हमारे पास स्पेस नहीं है, फिर भी हमने इसको लगाया था। कि होना चाहिए हमारे पास, तो इसको जरूर लगाइए आपके पास जगह हो तो। और ये तो चलो फूलों के पेड़ हो गए, बट आपके पास अगर फार्म है या बड़ी लैंड है तो आम का पेड़ जरूर लगाइए, मस्ट है। आप देख सकते हैं उसपे 4 तरह की तितली आती है, तो आम का पेड़ कंपलसरी है। मेरे पास तो जगह नहीं थी इसलिए मैं लगा नहीं पाई, बट जिनके पास जगह है उसे जरूर लगाइए। और आम के बाद आता है अमरूद। आम, अमरूद, अनार, सब जो जी सारे फल है ये तितलियों वाले फल है। तो तितलियां मैंने जैसे कहा बॉटनिस्ट है, उनको पता है कि ये सब अच्छी चीजें हैं, तो उसी पे वो अंडे देती हैं। तो वैसे ही अमरूद का पेड़ भी अगर आपके पास जगह है तो उसको जरूर लगाइएगा। और ये 2 तरह की तितली आपके पास आएंगी। और ये बहुत ही मुझे ये फूल बहुत पसंद है, इसको चित्रक बोलते हैं।
और बहुत ही प्यारा रंग होता है इसका। और इस पे ये बहुत ही सुंदर सी तितली आती है ज़ेब्रा ब्लू करके, ये उसका होस्ट है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं गार्डन में, अगर आपका छोटा सा गार्डन है तो भी आप लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो ये था होस्ट प्लांट कैटरपिलर का खाना। अब तक आपने जो देखा वो सारे मेरे बच्चों जो कैटरपिलर्स है उनका खाना था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्टर प्लांट्स। तो नेक्टर प्लांट्स जो है वो व्यस्त तितली का खाना है, लिक्विड खाना देंगे हमारी व्यस्त तितली को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला पौधा है सदाबहार का। तो सदाबहार आप जान ही रहे हैं, उसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है और बहुत ही ये स्टर्डी प्लांट है। आपको वाइल्डली भी दिख जाएगा, रास्ते के कोने में भी दिख जाएगा, बट ये इसके बहुत सारे फायदे और तितलियां इसको बहुत पसंद करती हैं। और नंबर 2 पे है एक्सोरा। देखिए ये एक्सोरा, और इसको हिंदी में रुक्मणी भी बोलते हैं। तो एक्सोरा की खासियत देखिए, ये पूरा एक तरह का गुच्छा है अपने आप में। तो इसका फायदा क्या है, तितलियां ऐसे गुच्छे वाले फूल क्यों पसंद करती है कि एक फूल में अगर वो स्टॉ करके अपना प्रोबोसिस से परागण ले रही है, फिर वो अगर उसमें खत्म हो जाता है तो तुरंत वो शिफ्ट कर जाती है दूसरे फूल पे। तो उसको उड़ के अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि दूसरा फूल ढूंढने की, बगल में ही है, जस्ट उसको शिफ्ट करना है। तो इस तरह के गुच्छे पसंद करती है। तो ये एक्सोरा एक होस्ट भी है, मंकी पजल बटरफ्लाई का एक होस्ट भी है और नेक्टर भी है, ये दोनों काम करता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो होस्ट का भी काम करते हैं, नेक्टर का भी काम करते हैं, तो आप उस तरह के पौधे भी आप जरूर लगा सकते हैं। और आप लास्ट में देख सकते हैं मैरीगोल्ड है, तो वो भी एक अपने आप में गुलदस्ता है फूलों का। तो एक फूल दिखाई देता है बट वो उसमें भी तितलियां बहुत पसंद करती हैं उसको, तो ये आप जरूर लगा सकते हैं। और इसमें भी बहुत सारी कलर की वेराइटी आती है, तो आप हर तरह का लगा सकते हैं गेंदे का फूल। और ये है कॉस्मोस, जैसे कोई पूछ रहा था, तो इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज आती है और कलर्स आते हैं, और ये बहुत पसंद है। और ये सनफ्लावर फैमिली से बिलोंग करते हैं, एस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये उनको बहुत पसंद है। और बीच वाला आप ये देख रहे हैं इसको, ये बहुत पसंद करते हैं। ये इनफैक्ट सनबर्ड जो छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं ये भी पसंद करते हैं। और ये ब्लू स्नेक फीड इसका नाम है, बट इसमें और रंग भी आते हैं, रेड में भी आता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। और लास्ट वाला ये पेंटस है, और ये पेंटस सबसे ज्यादा प्रिय होता है तितली को। जैसे ही मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया कि ये गुच्छे में है, तो वो एक खत्म हो गया तो तुरंत शिफ्ट कर लेती है। और पेंटस में भी काफी वेराइटी है, तो आप हर तरह के रंग का उसमें लगा सकती। पिंक आता है, रेड आता है, व्हाइट आता है, तो आप हर तरह का आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये है लैंटाना। लैंटाना हमें, ये इन्वेजिव प्लांट होता है। इन्वेजिव प्लांट का मतलब क्या है कि ये अगर आप वाइल्ड वैरायटी लगाते हैं तो ये बहुत डोमिनेंट हो जाता है, ये दूसरे पौधों को बढ़ने नहीं देता, ये खुद ही बढ़ते जाएगा, पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो इसमें आप जब भी लगाएं तो ध्यान रखिए कि आप गार्डन वैरायटी लगाएं, तो वो इन्वेजिव नहीं होता, दूसरे प्लांट्स को नुकसान नहीं करता, डोमिनेट नहीं करता। बट ये भी बहुत पसंद है तितलियों को। देखिए इसकी भी रचना वैसे ही है, ढेर सारे फूल है तो उसको बहुत पसंद है, एक ही जगह पर उसका सारा पेट भर जाता है। और ये जास्मिन या हिबिस्कस का फूल है, यहाँ उड़ुल बोलते हैं, तो ये भी बहुत पसंद करती है। तो आप इसको भी बहुत तरह का, बहुत रंग बिरंगे आते हैं, तो इसको भी आप हर कलर में लगा सकते हैं। अब बात आती है बटरफ्लाई रेयरिंग की। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके गार्डन में आपको कैटरपिलर्स मिलते हैं तो आप उसको रेयर करना चाहते हैं, तो आप देखिए इस तरह ग्लास बाउल में आप उसको रेयर कर सकते हैं। तो रेयरिंग के लिए आप नीचे एक कोई भी कंटेनर में आप उसको नीचे रख सकते हैं और उसको पत्ते डाल सकते हैं, और उसको डेली आपको क्लीन करना होता है, उनकी जो पॉटी होती है। और फंगस लगने का डर होता है अगर उसको क्लीन नहीं करते। तो आप देखिए मैंने ये बॉक्स में रेयरिंग की हुई थी रेड पियरो की, आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्यूपा और कैटरपिलर्स हैं। तो आप उसको डेली क्लीन कीजिए और फिर उसको रख सकते हैं, और उसमें होल करने होते हैं फॉर द एरेशन ऑक्सीजन, तो वो आसानी से उसमें रह सकते हैं। तो मैं उसमें देखिए ये कॉमन मॉर्मन जो नींबू पे तितली आती है उसके कैटरपिलर्स हैं,
और ये देखिए ये सारे प्यूपा बन गए, तो कुछ दिन बाद इसमें से सुंदर सी तितली निकलेगी। हाँ संगीता जी बताइए। ये क्लीनिंग के लिए बोल रहे हैं आप, तो जैसे अब इतने छोटे कैटरपिलर दिख रहे हैं, तो इनको क्लीन कैसे करा जाएगा? क्योंकि उनको हमने हाथ से उठाना है, या क्लीन तो हो जाएगा कपड़े से, पर उनको कैसे, या प्यूपा डिस्टर्ब ना हाँ हो हाँ, जाए ऐसा? नहीं उसको कैसे करना है, आप जब पत्ते डालती हैं तो उनमें वो डब्बे पे नहीं होते, वो पत्तों पे ही होते हैं, तो आप पत्ता उठा के ही रख सकती हैं, ठीक है, हम्म। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और आप हाथ से भी उठा सकती हैं, वो हार्मलेस होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। उसमें तो कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है, पर हाँ, मतलब वो डैमेज ना हो जाए नहीं हमारे। नहीं नहीं, वो और बहुत सॉफ्टली कीजिए, जैसे हम हाँ अपने छोटे से बेबी को बहुत सॉफ्टली करते हैं, हाँ हाँ। वो एक तरह का बेबी है, उसको भी सॉफ्टली कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। ओके। थैंक यू। तो अब हम ये वीडियो देखते हैं। देखिए मेरे घर में कितने सारे बच्चे एक साथ बॉर्न हुए थे, तो हम देखते हैं। अभी जो हम सारे प्यूपा देखे थे उसमें से तितलियां निकली हैं, आप देख के अमेज हो जाएंगे। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता था। देखिए एक साथ मुझे लगता है 7 से 8 तितलियां एक साथ निकली, आप देख पा रहे हैं? ये देखिए एक, और बहुत छोटी होती है और बहुत प्यारी होती है। और इसके तो इतने प्यूपा हो जाते थे तो मेरे पास पत्ते कम पड़ते थे, तो अब क्या डालूं, अब पत्ते नहीं है और बच्चे भूखे हैं, जैसे हमें माँ को टेंशन हो जाती है, अरे बच्चा क्या खाएगा क्या। तो मैं अपनी दीदी का धन्यवाद करूंगी कि वो हमेशा नया पौधा खरीद के लाती थी कि उनको खाना है, तो वो नए हमेशा मेरे घर नए पौधे आते थे इनको पालने के लिए, तो क्योंकि पत्ते कम पड़ जाते थे इसलिए। तो फिर हम उनको बहुत अच्छा लगता था, वो अपने जैसे पाल पोस के हम बड़ा कर दिए, अब आप अपनी जिंदगी जिए। तो ये मुंबई का वीडियो है, मुंबई में इसको रेयरिंग की गई थी। और आप अगर आपके पास कोई ऐसा गहरा डिब्बा है तो आप उस पे ऐसे जाली लगा के भी रख सकते हैं, क्योंकि ये कैटरपिलर्स बहुत वो चंचल होते हैं, भाग जाते हैं हाँ, ये देखिए ये आप जो बुके बनाने में, आप बुके वाले के पास ये आपको चीज मिल जाएगी जिसमें बुके बनाता है, वो ये जो ग्रीन वाली चीज है। फिर आप कड़ी पत्ता की ये स्ट्रिंग्स उस पर लगा सकती हैं, और ऊपर से आप उसको जाली से एक डिब्बे में कवर कर सकती हैं, तो उनको बहुत आसानी होती है खाने में। और ये बटरफ्लाई रेयरिंग के बाद और क्या कर सकती हैं आप अपने गार्डन में करने के लिए, बटरफ्लाईज को आकर्षित करने के लिए, तो आप फीडर लगा सकती है। फीडर जैसे हम बर्ड्स के लिए फीडर बनाते हैं, उसी तरह बटरफ्लाईज का भी फीडर होता है। तो उनको क्या पसंद है, फल पसंद है, तो हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, सड़े गले फल उनको बहुत पसंद है, तो अगर कोई केला है या कोई आम है तो थोड़ा गल गया है, तो उसको फेंकने के बजाय हम एक, ये आप देख सकते हैं कटोरी में या प्लेट में, उसमें आप रख सकते हैं, और वो उनको बहुत अच्छा लगता है उसका, वो आते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। और इसमें मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है वर्षा जी, उनके यहाँ बहुत तितलियां आती हैं, वो इस सेशन में है भी, और उनके यहाँ का शायद ये फोटो है। और मैं धन्यवाद करूंगी उनको कि उन्होंने शेयर करने दिया मुझे। और उनके यहाँ बहुत सारी तितलियां आती है, मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ कि वो इतनी सारी तितलियां आती हैं और फल रखती हैं, तो आप भी रख सकते हैं अपने बालकनी में या गार्डन में, तो वहां आ सकते हैं। और अब हम जो आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने विदेशों के पार्क्स तो देखे, बट हम तो रहते हैं इंडिया में, तो हम इंडिया में कुछ ऐसे पार्क्स है जो हम जाकर देख सकते हैं, ऐसा कुछ है हमारे पास? तो बिल्कुल है। तो ये सबसे पहला जो ये भीमताल का ये रिसोर्स सेंटर है, अभी आशीष जी शायद उत्तराखंड में ही है ना, तो मैं उनसे कीर्ति जी मौका मिले तो ये यहाँ पर उनको बोलिएगा जरूर विजिट करें। जी और बिल्कुल। यस, तो ये बहुत बड़ा म्यूजियम है, और इनके जो फाउंडर है उनका नाम पीटर है, पीटर जी है, और वो सारा जीवन उन्होंने तितलियों के संरक्षण और खोज पे बिता दिया, और उनकी जो रिसर्च है वो एक अलग लेवल की है, और वो इंटरनेशनली उनके आर्टिकल और रिसर्च पेपर छपते भी हैं, और मैं इनको बटरफ्लाई में अपना गुरु मानती हूँ।
और मुझे मौका मिलेगा तो मैं विजिट करना चाहूंगी और उनसे मिलना चाहूंगी। और प्रकृति को, सीजन को, पौधे को एक तितली से कनेक्ट किए। उनके यहाँ बारिश कम आने का कारण क्या था, तो वो तितलियों से कनेक्ट करके दिखाएं कि ये तितली कम हो गई है, इसलिए बारिश भी कम हो गई है। वो ब्यूटीफुली और साइंटिफिकली उन्होंने ये खोज करके निकाली है, तो बहुत ही सुंदर उनका रिसर्च है। तो आप लोगों को मौका मिले तो जरूर यहाँ जाइएगा, मैं पार्टिसिपेंट्स को भी कहूंगी। और हाल ही में गुजरात में मोदी जी के अपने जन्म दिवस पे उन्होंने ये बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए वो एक लॉन्ड्री बास्केट में से कितने सारी तितलियां निकल रही हैं। तो कोई गुजरात से बिलोंग करता है या जाता है तो जरूर इस पार्क को विजिट कीजिएगा। जब आप पार्क विजिट करते हैं तो आपको एक अंदाजा आता है कि वहाँ की रूपरेखा क्या है, वहाँ के प्लान्स क्या है। सबसे पहला मनगट्टा बायोलॉजिकल पार्क है जो बैंगलोर में है, और ये हमारा सबसे पहला पार्क था इंडिया का, बटरफ्लाई पार्क। तो कोई बैंगलोर अगर मौका मिले तो जरूर इसको विजिट कीजिएगा। और ये चंडीगढ़ में ये पार्क है, देखिए अगर कोई वहां से बिलोंग है करता है तो जरूर इसको विजिट कीजिएगा। और अगर यहाँ कोई नहीं जा सकता और मुंबई वासी है, मुंबईकर्स हैं, तो ओलेकर वाड़ी आप जरूर विजिट कीजिए, जो ये घोड़बंदर और थाना रोड में आपको ये पार्क मिल जाएगा। और 2 एकड़ में करीब ये फार्म बना हुआ है, ये मैंने विजिट किया है, तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। तो एक आपको नॉर्मल एक आइडिया आएगी। और जैसे बैंगलोर बहुत जागरूक है बटरफ्लाईज को लेके, उसी तरह गोवा भी बहुत ही जागरूक है बटरफ्लाईज को लेके। तो देखिए गोवा में एक अपना है और काफी कुछ इसमें रिसर्च वर्क भी होता है। और सिक्किम को हॉट पॉइंट माना गया है बटरफ्लाईज का, वहां भी बहुत सारी रिसर्च होती है और वहां पे प्रजातियों की बहुत सारी विविधता है। तो जो भी रिसर्च करना चाहते हैं या आगे स्टडी करना चाहते हैं तितलियों के बारे में, तो सिक्किम जरूर जाते हैं। और दिल्ली में भी अब तो बनने लगा है, तो दिल्ली में भी कई जगह शुरू हो गया बटरफ्लाई पार्क। ये और एक ये बहुत ही अच्छा पार्क बनाया है और ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक पूरी लाइफ साइकिल की वीडियो बनाई है, वो भी बहुत इंटरनेशनली उनको सराहनीय मिली है। तो ये भी कर्नाटक में, ये समिलिन शेट्टी का बैंगलोर में ये पार्क है। तो अगर मौका मिले तो इसको भी, और ये बहुत वाइल्ड में रखा है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जैसे हम टाइगर सफारी जाते हैं वैसे ही ये एक ट्रेल में ले जाते हैं, तो आप उसको तितलियों को, तरह तरह की तितलियों को आप देख सकते हैं और कौन से स्टेज में है वो भी देख सकते हैं। तो बहुत ही मजा आता है। तो मौका मिले तो इसको जरूर विजिट कीजिएगा। और अभी आप चलो, आपका तो अभी ये एक पहचान हुई तितलियों से, तो अब आगे क्या कैसे उसके बारे में और जाने, रिसर्च करें। तो ये देखिए यही वो किताब है बटरफ्लाईज ऑफ मुंबई जो मुझे गिफ्ट मिली थी और जिसने रास्ते खोल दिए तितलियों के। तो ये देखिए 3 किताब है। जो पहली किताब है मैंने कहा कि पीटर सर ने लिखी हुई है, और दूसरी किताब है बटरफ्लाईज ऑफ मुंबई। और भी डिटेल कोई रीड करना चाहे तो बटरफ्लाईज ऑफ गोवा भी आप, ये इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। तो इस किताबों को जरूर आप खरीदिएगा और आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, सीखने मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है और ये ऐसी किताबें होंगी तो बच्चे भी प्रेरित होते हैं घर में। तो और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बटरफ्लाइंग एक बहुत अच्छा करियर है। आप ऐसे समझिए, ऐसे मत समझिए कि डॉक्टर, इंजीनियर वही करियर होता है। नहीं, बटरफ्लाइंग इज ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन। आप इसमें अपने बच्चों को इसमें आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें भी आप इतना ही आपको नेम है, फेम है और पैसा भी है। तो और महत्व की बात, आप नेचर को कंजर्व कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो बच्चे हैं तो जरूर उनको प्रेरणा दीजिए, इसकी तरफ आकर्षित होने के लिए, इसकी तरफ बढ़ने के लिए। और किसी का कुछ सवाल है तो जरूर पूछ सकता है। और हम लोग इसको डिजाइन भी करते हैं, तो किसी को अगर डिजाइन करवाना है तो जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और किसी का सवाल है तो जरूर पूछ सकता है, कुछ जानना चाहते हैं या कुछ। हाँ पूछे वर्षा जी। एक बटरफ्लाई जो है वो एवरेज कितना जीती है? वो स्पीशीज पे डिपेंड करती है।
बट जनरली वो 1 मंथ उसका लाइफ साइकिल है। बट जो बड़ी तितलियां हैं, जो हमारा सबसे बड़ा स्पीशीज है वो सदर्न बर्डविंग है, तो उसका लाइफ टाइम 6 महीने भी होता है, क्योंकि उसकी साइज काफी बड़ी है। बट इन जनरल वो 1 मंथ, आम स्पीशीज, आम तितलियां होती हैं, उनका 1 महीना होता है, 1 महीने से, और बड़ी वाली 6 महीने तक रह जाती प्रेजेंटेशन और सेशन क्लास थे। मेरा प्रश्न ये है कि जब कैटरपिलर लीव्स खा रहे हैं तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे काइंड ऑफ डैमेज हो जाते हैं बिसाइड्स द होस्ट प्लांट्स। राइट। तो हम वो कैसे उसका ध्यान रखें, और क्या वो ठीक है या फिर कैसे करना चाहिए? राइट। तो जैसे आपने कहा कि बिसाइड होस्ट प्लांट बहुत सारे प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं, तो कैटरपिलर्स कभी भी दूसरे होस्ट प्लांट को नहीं डैमेज करके ना वो जाते हैं। तो और वो जो होस्ट प्लांट को खाते हैं उसको भी वो आप हमेशा याद रखिए कि तितली के कैटरपिलर्स कभी पेड़ को बीमार नहीं करते। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो सिर्फ पत्ते खाएंगे, पत्ते आपके फिर से उग जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि वो खा गए, नुकसान हो गया। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए उसके लिए। और कोई और पौधा खा रहा है तो उसका कोई और रीजन होगा या कोई और पेस्ट लगा होगा उस पे, तो आप वो जानने की कोशिश कीजिए कि दूसरा पौधा किस वजह से वो डैमेज हो रहा है। उसमें जरूर कुछ और लगा होगा, पेस्ट होगा या एपिड्स होंगे या व्हाइट फ्लाइज होगी, ऐसा कोई दिक्कत होगा, इसलिए वहां पे वो डैमेज हो रहा है। धारा जी, मेरा एक क्वेश्चन है। यस। मेरे पास एज पर आपकी लिस्ट के हिसाब से काफी प्लांट्स है, जैसे कड़ी पत्ता है, कृष्ण कमल है, राइट। लैंटाना है, ग्रेट। कैलेंचो है, राइट। मैरीगोल्ड भी है, और अभी लेटली डालियास भी है। बट सिंस आई लिव इन अ हाई राइज बिल्डिंग, तो वहां तक पहुंच नहीं पाते बटरफ्लाईज। सो और क्या कर सकती हूँ उनको अट्रैक्ट करने के लिए? राइट। तो आप ये इसमें और जो नेक्टर प्लांट्स है ना, पहले उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अडल्ट बटरफ्लाईज एक बार उनको पता चल गया कि यहाँ खाना है, तो फिर वो जान जाते हैं, फिर वो रेगुलरली वो विजिट करते हैं उस तरफ। ओके। हाँ, तो कोशिश कीजिए कि आपके ज्यादा पेड़ लगाइए, मतलब वो विजिबल होता है, उनको ये खुला इन्विटेशन है, आइए आपके लिए खाना है। ओके। यस। Dhara ji, is there a particular month in which butterflies lay eggs, or does it happen throughout the year? राइट ना, बेसिकली ये थ्रू आउट द ईयर होता है, बट उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। उनको आप पोस्ट मानसून या प्री मानसून, जो जब क्लाइमेट ठंडा हो जाता है, बारिश होता है, थोड़ा गीला एनवायरनमेंट होता है, तो उनको वो पसंद है, तो उस टाइम वो ज्यादा ब्रीडिंग होती है उनकी। अदरवाइज वो थ्रू आउट द ईयर वैसे तो एग ले करते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन बटरफ्लाईज आपको आसानी से मिल जाएंगे थ्रू आउट द ईयर। और भी बहुत सारे सवाल है। धारा जी, यस, संगीता बोल रही हूँ मैं। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे हम प्लांट्स पे बायो एंजाइम्स वगैरह छिड़कते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा क्या बटरफ्लाईज को? बिकॉज वो घर का बना हुआ बायो एंजाइम है, तो वो हार्मफुल हो सकता है क्या? तो देखिए, बायो एंजाइम इज वेरी नेचुरल प्रोसेस, आप जान ही रहे, ऑरेंज और गुड़ और उससे बनता है, तो वो बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। कोई भी नेचुरल चीज आप उसका छिड़काव करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें केमिकल्स आप मत डालिए बस। ओके। अच्छा, और दूसरा चीज मुझको ये पूछना था कि ऐसा भी सुना हुआ है कि हनी वाटर स्प्रे भी करते हैं कई बार, जैसे लीव्स पे ही कर दिया ताकि वो ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सही बात है क्या? मेरे हिसाब से मैं इसको सही नहीं कहूंगी, जैसे ये जंक फूड देना हो गया बच्चों को। अच्छा। बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो, नेचुरल खाना छोड़ के, तो ये मैं पर्सनली नहीं करती इस चीज को। जो नेचुरली आते हैं आप नेचुरली लगाइए पौधे, उनके लिए वो ज्यादा हेल्दी चीज है और उनका खाना वो है, तो हमें वही देना चाहिए। तो अच्छा, और जो रेयरिंग का आपने बताया, तो उसमें हमको मतलब देखना ये पड़ेगा कि अगर कैटरपिलर दिखते ही है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखते, तो वो कैटरपिलर को लेके हम अपने बॉक्सेस में जैसा जो भी है वो उस तरीके का कर ले, है ना? तो यही मतलब रेयरिंग इसी से शुरू होगी, इजंट इट? मतलब ज्यादा कैटरपिलर रख लो एक जगह ऐसा,
नहीं तो हाँ, हम एक लोगों ने जगह खैर ऐसा एक्सपेरिमेंट तो करा हुआ है और ये प्रोसेस देखा हुआ है, मतलब खुद करा हुआ है, बिकॉज मैं राइट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैंने वो बॉटल में करके बच्चों को दिखाया हुआ है, लेकिन वो हमने एक किया और उसको छोड़ दिया, बट आई नेवर रियलाइज कि ये रेयरिंग कर सकते हैं इसी तरीके से। राइट। देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा मैं एक बॉक्स दिखाती हूँ अभी। मैं क्योंकि ट्रैवल कर रही थी तो मैं बिहार से इसको लाई थी, मैं ससुराल गई थी, मेरा ससुराल बिहार में है और मैं रहती हूँ झारखंड में, तो मैं बड़ा बॉक्स नहीं रखा था, तो मैं जहां भी जाती हूँ मैं अपने बच्चे साथ ले जाती हूँ। तो आप देखिए इसमें सारे होल्स बने हुए हैं, इसलिए मैंने छोटा बॉक्स रखा हुआ है, बड़ा नहीं है। तो इसमें अभी ग्रास डीमन का कैटरपिलर पला रहा है और 2 इसमें प्यूपा बन चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। ये प्यूपा बन चुका है और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग की वजह से ना आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे तो शायद अच्छा दिखेगा। ओके। हाँ तो ये इसमें आप देखिए ग्रास डीमन का कैटरपिलर, और ये देखिए कैटरपिलर अभी तक प्यूपा बना नहीं है और ये प्यूपा बन चुका है। और ये देखिए ये खाली शेल है जिसमें से बटरफ्लाईज उड़ गए हैं, दिख रहे हैं आपको। हाँ जी। तो ये सारे मेरे बच्चे निकल चुके हैं और ये टाइगर बटरफ्लाईज के थे और ये ग्लास डीमन है। और ये देखिए ये इसमें रेड पियरो का ये प्यूपा बन चुका है। तो मैं साथ में ट्रैवल करती हूँ तो इनको ले जाती हूँ क्योंकि इनका केयर करना होता है, और फिर पत्ते भी मैं साथ में रखती हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं, उसको बॉक्स में रख के फिर आप उसको कर सकते हैं। फूल गोभी में सॉरी और मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगी कि वो पौधे पर ही उसका रेयरिंग हो, तो नेचुरल में रहे तो ज्यादा अच्छा। बट वो मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए जनरली मैं उसको फिर डाल देती हूँ बॉक्स में। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, मेरा जब पहला तितली था तो मैं उसको पौधे को ही मैं अंदर ले आई थी नींबू का पौधा था, और फिर हम लोग एक्साइटेड थे कि अरे उसको छिपकली खा जाएगी बाहर, ये वो, तो हम पौधे ही ले आए थे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो पौधे पर ही हो, और फिर नहीं तो फिर आप कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस धारा जी, तो मेरा फूलगोभी एक में सवाल है। सॉरी हाँ, मैं पूछूं? आप पूछिए बिल्कुल। ओके। जैसे कि आपने बोला कि कई बार और भी पेस्ट लग जाता है, तो हो सकता है किसी दूसरी वजह से प्लांट डैमेज हो गया हो। तो अगर उसके लिए हम लोग येलो फ्लाइज या वाइट फ्लाइज या एफिड्स वगैरह लग जाते हैं पेड़ों को, उसके लिए अगर हम लोग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड डालते हैं, तो क्या ये उसकी वजह से इनको भी कुछ नुकसान होता है? हाँ, ऑर्गेनिक आप पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं तो आप उतनी देर क्या कर सकते हैं, आप वो सारे जो कैटरपिलर्स है वो आप जैसे मैंने बॉक्स बताया, आप अच्छा। उसको बॉक्स में कलेक्ट कर लीजिए, आप अपना सारा पेस्ट वाला काम कर लीजिए, वो एक दिन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बाद में वापस आप उसको पेड़ पे रख सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, मेरे को सवाल है धारा जी, यस इसका मेरे को ये टेप मिल जाएगा इसका आपका, जो मैं मेरे एरिया में मेरे मालियों को दिखाना चाहूंगा। अच्छा, ये प्रोग्राम का बोल रहे हैं ना? प्रोग्राम का। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। और रिकॉर्डिंग सभी को इसी ग्रुप में शेयर की जाएगी, और लेकिन हमारे पास रिकॉर्डिंग जो हम लोग शेयर करेंगे वो 1 से 2 हफ्ता लग सकता है। 1 से 2 हफ्ते के बीच में हम आपको ये रिकॉर्डिंग इसी ग्रुप पे शेयर करेंगे। और आप लोग भी अगर आ सके, मैं बुला लूं, खर्चा दे दूं, तो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन ये सब दे सकते हैं ना इसका बात? बिल्कुल दे सकते हैं सर। ओके, थैंक यू। जी, मेरा एक और क्वेश्चन है। ये जो पौधे, नेक्टर के पौधे हम लगाते हैं, वो बहुत पास में होने चाहिए ताकि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है अच्छा सा, ताकि उनको, मैंने सुना है कि उनको बटरफ्लाईज को बहुत वीड्स टाइप का प्लांट्स चाहिए, यानी पास में उगे हुए, जगह बीच में ना हो। ये सही है? बिकॉज एक एरिया में हमने बटरफ्लाई गार्डन क्रिएट किया है हमारी सोसाइटी में, वहाँ ढेर सारे बटरफ्लाई हैं, बिकॉज बहुत सारे ओवर ग्रो हो गए हैं, तो वो एक वीड जैसा पास में फील है। और एक जो हमने पहले शुरू किया था बटरफ्लाई में,
वहाँ हमने इतना पास पास में नहीं लगाए हैं, तो वहाँ हम इतने सारे नहीं देख पाते हैं बटरफ्लाई। तो ये क्या वन ऑफ द रीजंस हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास जमीन है, आप जमीन में, लैंड में अगर वो प्लांटेशन कर रहे हैं, तो जरूर आप उसको पास में लगाइए। इस तरह क्या होगा कि आप ज्यादा पौधे लगा पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि उनको मेहनत कम लगती है तितलियों को, एक फूल से दूसरे फूल में जाने के लिए उनका एनर्जी बच जाता है काफी कुछ। तो ये उनके लिए ये अट्रैक्शन पॉइंट ही हो गया कि कम मेहनत में हमको ज्यादा खाना मिल रहा है। बिल्कुल आप लगा सकते हैं पास पास में। और मियावाकी मेथड वो इसी पे बेस्ड है कि ज्यादा करीब होगा तो वो ज्यादा फ्लरिश करता है, क्योंकि पौधों में भी बायोसिम्बोसिस होती है, एक दूसरे को वो हेल्प करते हैं ग्रो करने में। अगर वो आप स्पीशीज का कॉम्बिनेशन होता है। अगर जो खेती करते होंगे वो जानते होंगे कि दाल उगाते हैं तो बीच में आप हल्दी डाल दीजिए, बीच में अदरक डाल दीजिए, तो वो उसके साथ साथ वो भी उगेगा। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रोथ में। तो उसी तरह पौधे आप पास पास में लगाएंगे वो स्पीशीज के, तो वो उनको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। तो डेफिनेटली वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आप लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, इसके साथ धारा जी मैं इसमें एक एड ऑन करना चाहूंगी कि जब हम लोग प्लांट्स लगाते हैं तो थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग स्टडी करें, लाइक कि कुछ कंपेनियन प्लांट्स होते हैं कि एक प्लांट दूसरे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, और कुछ एनिमी प्लांट्स भी होते हैं लाइक कि अगर एक प्लांट लगाया है तो वो दूसरे प्लांट के न्यूट्रिशन को खींच लेता है और उसको अच्छा ग्रो नहीं करने देता है। तो अगर हम लोग इस तरह की प्लांटेशन कर रहे हैं तो कंपेनियन प्लांट्स को अगर हम लोग साथ में लगाते हैं तो वो ज्यादा फ्लरिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो मैंने पौधों के बाद, तितलियों के बाद मेरा इंटरेस्ट पौधों में बढ़ गया। इसलिए मैंने बाद में टेक्सोनॉमी सीखी। वैसे तो मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है, मैं सीए की पढ़ाई की हुई है, आधी कंप्लीट नहीं कर पाई। बट लेकिन फिर मैंने बाद में टेक्सोनॉमी बॉटनी पढ़ी, क्योंकि मुझे जानना था कि तितलियों को पौधों में क्या इतनी विशेषता है कि वो अपना पौधा कुछ चुनती है, और हर एक तितली का अपना अलग पौधा है। तो हर पौधे की अपनी विशेषता है, जैसे फैमिली है, जीन्स है, जो पौधों के बारे में जानते होंगे, बॉटनी या साइंस पढ़े होंगे, तो वो अपना एक पौधों का फूल होता है। तो और फिर उस बारे में मैंने जान के देखा कि हर पौधे के बीज भी अलग हैं। तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर से सीड ज्वेलरी बनाना शुरू किया कि लोगों को जागरूक करना कि देशी वृक्ष क्या होते हैं और विदेशी वृक्ष क्या होते हैं। ज्यादातर लोगों को ये डिफरेंस ही नहीं पता कि हमारे देशी वृक्ष क्या है और विदेशी वृक्ष क्या है। तो वो लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने सीड ज्वेलरी बनाना शुरू किया, जो एक माध्यम बना। देखिए मेरे पास अभी बना हुआ ही एक ऑर्डर का था। तो देखिए ये सीड ज्वेलरी हमने बनाना शुरू किया, और ये जो बीज है ये होस्ट है नवाब बटरफ्लाई का, और ये गूंज का पेड़ है। तो ये देखिए सारा बीज से बना हुआ है। तो ये काम भी हमने शुरू किया सीड बैंक का कि बटरफ्लाई गार्डन के होस्ट के बीज से हम लोगों को जागरूक करें जिनको बीज चाहिए। और ये पहन के महिला बहुत खुश होती है। आप ऐसे ही बता देंगे कि पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई के लिए, एनवायरमेंट के लिए, तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट हम ये ज्वेलरी के फॉर्म में उनको देते हैं तो पहन के बहुत खुश भी होती है और चार लोगों को बताती भी, हाँ देखिए ये बीज का है, बना हुआ है, और ये तितलियों के संरक्षण में काम आता है। तो ये हमने ये एक माध्यम लिया उनको बताने के लिए। ये मेरे पास अभी कैटलॉग है, मैं अगर कोई देखना चाहेगा तो मैं शेयर करती हूँ। हाँ बिल्कुल शेयर करिए, हम लोग देखना चाहेंगे। या तो ज्वेलरी में डिजाइन करते वक्त हम ध्यान देते हैं कि सारे जो भी पौधे हैं वो बटरफ्लाई से रिलेटेड हो और नेटिव ट्रीज हो। तो ये एक माध्यम बनता है वेलनेस का। और ये इस वेलनेस के लिए काफी मेरे इंटरव्यूज हुए, शोज हुए। इसके लिए मुझे काफी प्रोत्साहन मिला और सराहना मिली है इस काम को लेकर। तो फार्मर्स शो पे भी मेरे इंटरव्यूज हुए कि एज अ सेकेंडरी इनकम फार्मर्स इसको कैसे अपना सकते हैं। जो क्योंकि ये तो जो फार्मिंग का चीज है वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, कुछ सीजन है, जैसे रबी क्रॉप है, हरी क्रॉप है जो सीजन में लगते हैं। बट ये चीज आप फार्मर पूरे साल भर कर सकता है। जो बीज बचा लिए
उसमें से, और बहुत ही कम खर्च लगता है इसको बनाने में। सिर्फ आपके बीजों का काम होता है, बाकी तो आप उसको बीज कलेक्ट करके उसको आसानी से बना सकते हैं। तो और ये बीज भी हम स्पेशली जाते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं वाइल्ड से। तो आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी, तो इस पे मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी कि हम कैसे काम करते हैं। एक बैरन लैंड को हम एक सुंदर सा गार्डन में क्रिएट करते हैं, और उस गार्डन में जो पेड़ पौधे लगते हैं उसके सीड हम कलेक्ट करते हैं, और फिर उसी सीड्स में से हम फिर से पौधे लगाते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और फिर उसमें से जो बच जाते हैं उनको ये सुंदर सी ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं इस चीज को? जी बिल्कुल, जी देख। हाँ, तो ये देखिए, ये सारे नेचुरल सीड्स हैं, और इसको ये देखिए, ये भी एक होस्ट है तितली का, इसको वैजयंती बोलते हैं। जो जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, उसमें भी ये बीज लगा हुआ होता है। ये देखिए, रीठा के बीजों से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और हम लोग, जैसे मैंने कहा, हम लोग नेचुरल लाइफ जीते हैं, तो हम लोग केमिकल्स यूज करना पसंद नहीं करते। तो हम जहां तक कोशिश हो रीठा का इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने में, कपड़े धोने में। तो उसके बीज का हम ये फिर सुंदर उपयोग करते हैं इस तरह सी ज्वेलरी बनाकर। तो आप ये देख सकते हैं, सारे इसमें बीज लगे हुए हैं। ये भी एक सुंदर डिजाइन है। तो ये 4 o'clock का एक फ्लावर होता है जो बहुत सारे रंग में आता है, नेटर प्लांट है वो, ये उसी का ये बीज है। इमली भी एक होस्ट प्लांट है और होस्ट ट्री है, उसमें 3 से 4 तरह के बटरफ्लाईज अपने एग्स ले करते हैं। तो ये इमली का बीज है। और ये देखिए, ये देख सकते हैं कि ये, जैसे ही मैंने बताया कि ये नवाब बटरफ्लाई का ये होस्ट है, और ये मेरा सबसे प्रिय बीज है। इसका आप रंग देखेंगे तो एकदम गहरा लाल है और एक चमक होती है उसमें, तो उसको देख के बहुत खुशी होती है। Is this the same as chanoti, which is called in Yes, Gujarati? absolutely right. चनौती, गुजराती में चनौती बोलते हैं। तो हाँ, बचपन में भी मैं इसको कलेक्ट करती थी, जहाँ भी मुझे रोड पे मिले। मैं नेशनल पार्क में, संजय गांधी नेशनल पार्क में जाती थी, तो कुछ मिल जाते थे तो मैं रख लेती थी। तो मेरी माँ वही बताती थी ये चनौती है तो उसको मैं रख लेती थी। तो मुझे बात अंदाजा नहीं था कि ये इतना लंबा सफर होगा इसका। तो इसको बनाने में हम बाद में जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको भी हम इसमें रोजगार मिलता है बीज कलेक्ट करने में, और उनको सिखाते भी है बनाना। तो एक ये माध्यम बनता है उनको रोजगार का। तो इस तरह हम काम कर रहे हैं। अभी तितलियों के गार्डन बना रहे हैं, और ये अभी ये काम भी चल रहा है, और साथ में हम देशी वृक्ष के बीज भी बचा रहे हैं। तो और किसी का कुछ सवाल है? आई थिंक नहीं है, नहीं, एक वर्षा जी का क्वेश्चन है कि हाँ। जो बटरफ्लाई गार्डन है या फार्म है, उसके जो अगर हम वहां पर ही उनके रेयरिंग करें, तो क्या जो Right. कैटरपिलर्स हैं जो वो क्रॉप को खा लेंगे, तो क्या उससे क्रॉप डैमेज हो सकती है? नहीं वर्षा जी, बिल्कुल नहीं होगा। और इट इज गुड टू रेयर देयर ओनली, क्योंकि वो उनका नेचुरल हैबिटेट वो वही रहे हैं। सो इट इज गुड टू रेयर देयर ओनली। और अगर आपका वो फार्म या पार्क है, तो इट इज गुड टू एजुकेट पीपल जो भी वहां देखने आते हैं, पार्क को विजिट करने आपके। तो आप उनको ये एज एजुकेशन आप दे सकते हैं कि दिस इज द कैटरपिलर ऑफ बटरफ्लाईज, एंड दे सून टर्न इनटू प्यूपा, और बाद में एक अडल्ट बटरफ्लाई निकलेगा। तो इट इज बेटर टू रेयर देयर ओनली। और कोई सवाल? उन्होंने एक और चीज पूछा है कि अगर उनका फार्म है तो बटरफ्लाई गार्डन के लिए हाउ फार फ्रॉम द फार्म शुड बी फ्रॉम द बटरफ्लाई गार्डन? फार्म में बेसिकली वो क्या करते हैं, मतलब स्टे है क्या है, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस की मुझे नहीं लगता जरूरत है। वो फार्म मतलब आई थिंक जैसे चावल या गेहूं जैसे कुछ फार्म्स होंगे। अच्छा, नहीं फिर भी हाँ, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप उसमें केमिकल स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो वो पास में रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केमिकल स्प्रे करते हैं उसमें, तो बेशक उसमें डिस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो बटरफ्लाईज को डिस्टर्ब करता है। अदरवाइज आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास में भी कर सकते हैं इसको। एक सवाल और उन्होंने पूछा है कि 5000 स्क्वायर फीट एरिया अगर है उनके पास, तो होस्ट प्लांट की कितनी स्पीशीज वहां पर वो लगा सकते हैं?
ये स्पीशीज डिपेंड करती है आपके लोकेशन पे। जैसे मैंने कहा कि हर स्टेट की तितली अपनी अलग है, तो जरूरी नहीं है जो महाराष्ट्र में तितलियां और होस्ट है वो यहाँ मेरे झारखंड में भी मुझे वही सेम अप्लाई होगा, नहीं। तो आपको हमेशा बटरफ्लाई गार्डन आप जब भी डिजाइन करते हैं तो आपकी लोकेशन जरूर उस पर ध्यान रखिए, उसके हिसाब से आपका पौधा लगेगा और उसके हिसाब से सारे होस्ट और ये सब लगेंगे, क्योंकि हर स्टेट की हर लोकेशन की तितलियां अलग है। ठीक है। एक प्रश्न मेरा है कि जैसे कि कोई आपने होस्ट प्लांट बोला, जैसे कि मैरीगोल्ड में ले लेती हूँ या पत्थर चट्टा बोल देती हूँ, तो क्या महाराष्ट्र पे उसमें अलग तितलियां आएंगी और उत्तरांचल में अगर हम वही पेड़ लगा रहे हैं तो उस पे अलग तितलियां आएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ की कम्प्लीटली तितलियां ही अलग है, उनका होस्ट ही अलग है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट अलग है तो वहाँ की वनस्पतियां ही अलग है। और आप केरला और नीचे साउथ में आएंगे तो वहाँ पौंडीचेरी देखिए तो वहाँ बहुत रेनफॉल होता है। तो हमारे में वही बोलूंगी कि हम बहुत ही लकी हैं कि हम भारत में है, भारत से बिलोंग करते हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुत इतनी सारी विविधता है। आपको कोई अदर कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, बर्फ का एहसास करना है तो यूरोप जाने की जरूरत नहीं है, आप कश्मीर चले जाओ आपको बर्फ मिल जाएगा। तो और आपको रेगिस्तान अनुभव करना है तो कच्छ जाइए, राजस्थान जाइए, आउट ऑफ इंडिया जाने की, अफ्रीका या कुछ सवाना जाने की जरूरत नहीं है, यही आप वो डेजर्ट अनुभव कर सकते हैं। तो हर क्लाइमेट के अनुसार वहाँ की वनस्पतियां हैं, तो वहाँ की तितली भी अलग होंगी। बट आप यहाँ का जो होस्ट है वो होस्ट एक बार फिक्स है तो फिक्स है, उसी पर वो आएंगे। ओके, और कोई सवाल? मैं आशा करती हूँ कि आज लोगों को जो भी उनकी शंका थी वो क्लियर हुई होगी। और हाँ संगीता जी पूछिए, संगीता जी का कोई सवाल है? उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। नहीं नहीं, मैं शायद गलती से हो गया होगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आपको थोड़ा सा तितलियों से कनेक्ट हुआ होगा, और ये तो एक शुरुआत है। और आगे मैं आप सबको मैं अपने ग्रुप में जोड़ दूंगी, जो मैंने कहा ऑल ओवर इंडिया से उसमें एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो तितलियों पे कई सालों से काम कर रहे हैं, और आपको रोज नई जानकारियां मिलेंगी तितली के बारे में, तो आप उसमें नया कुछ रोज सीख सकते हैं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, जैसे मैं 10 साल से कर रही हूँ तब जाके मुझे ये थोड़ा बहुत नॉलेज गेन हुआ है। तो ये और जैसे जैसे आप करेंगे तो आपका खुद का अनुभव इसमें डेवलप होगा। तो ये लर्निंग प्रोसेस है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने मिला होगा। और स्पेशली मैं कीर्ति जी और उनके हस्बैंड आशीष जी का और ये पूरी टीम जो भी और बैक एंड में काम करती, सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि बहुत सुंदर कार्यक्रम चला रही है और बहुत सुंदर माध्यम प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है और लोगों तक ये बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचाने का। बहुत ऐसा कम लोग होते हैं जागरूक जो शहर में रहकर ये काम कर पाते हैं, तो ये काफी सराहनीय है। दोनों को दिल से धन्यवाद। धन्यवाद धारा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इन 2 दिनों में जितने विस्तार से और जितने तन्मयता से इस पूरे विषय को सब लोगों के सामने रखा है, बहुत सराहनीय है और आपका डेडिकेशन भी बहुत सराहनीय है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप इसी तरह से तितलियों के संरक्षण करती रहें और आगे बढ़ती रहें। थैंक यू सो मच। और मैं अभी अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से इस सेशन को सुना, बहुत अच्छे प्रश्न आए हमारे साथ और बहुत एक डिसिप्लिन वे में सब लोगों ने इस चीज को अटेंड किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू कीर्ति जी, धारा जी, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ अगर ऐसा किसी के कोई प्रश्न नहीं है तो हम समापन की ओर बढ़ते हैं और फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। और धारा जी तो हमारे ग्रुप में हैं, तो वो हमारा तितलियों के प्रति हमारा ज्ञानवर्धन करती रहेंगी। आप लोगों की जिज्ञासा जो भी रहेगी वो शांत करती रहेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद कीर्ति जी। कुछ इसी तरीके के कुछ और भी हों वर्कशॉप्स तो इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं अपने आपके जो भी सस्टेनेबल लिविंग
से जी रिलेटेड। बिल्कुल, हमारे विषय बिल्कुल ऐसे हैं कि हम लोग क्या करियर के शौक के साथ साथ करियर के अगर हम लोग सोचें तो दोनों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस ऐसा विषय रहेगा। जरूरी नहीं है कि वो गार्डनिंग ही हो, और भी बहुत सारे विषय हैं सस्टेनेबिलिटी पर, तो हम लोग उन सभी विषयों को लेकर आगे चल रहे हैं। तो जो भी हमें इस तरह के विषय लगेंगे, हम आगे उसके वर्कशॉप्स आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। ये बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप था। इतनी वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में एक तितली उड़ के आई और हम सब बाग बाग हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।